What is the last advice which you want to give to Saad Hashwani? वैसे ये लास्ट ही एडवाइस होगी जो बातें की हैं आपने। इसके बाद इंसान की सबसे महंगी क्वालिटी जो है ना वो है एहसास। इतना महंगा है ये कि आप खरीद नहीं सकते। And what is the lowest point of your life, like इसी context में? लोएस्ट पॉइंट ये होगा कि जब मैं स्कूल में अपने टीचर्स का रवैया अपने फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट देखता था, जो अच्छी फैमिली से आए हुए हैं, और हमारे साथ डिफरेंट होता था। मैं बड़ा सेंसिटिव किस्म का आदमी हूँ। मेरे लिए पहली चोट वो स्कूल वाली चीज़ ही है कि जहाँ ट्रीटमेंट डिफरेंट होती थी ना, मैं अभी तक वो जहन में लेके बैठा हूँ। Do you think you have a big ego? ईगो की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए, बहादुर इंसान की क्वालिटी ये होती है कि वो सबके सामने बोल सकता है कि मैं गलत था या मैं गलत हूँ। अगर आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे एक्टिंग का शौक नहीं है, ना एक्टिंग आती है। मीडिया, कंसल्टेंसी और गाड़ियाँ और ये सब चीज़, ये मेरा लाइफस्टाइल नहीं है। दैट्स नॉट हाउ आई लाइक टू लिव। आई फाइंड दैट वेस्टफुल एंड आई फाइंड दैट लो इंटेलेक्ट। अभी कुछ बच्चों ने कोई वीडियो बनाया था यूट्यूब पे कि ये हुक के लिए है तो ये सब फेक है। बेटा, फेक नहीं है। मैं गाड़ियाँ क्या जहाज भी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी नीड नहीं है। कुछ होता है कि नहीं यार, अभी तक ये जो चीज़ है ना, like I still like really miss. मुझे आज की सोसाइटी में जो ट्रांजैक्शनल दोस्तियाँ होती हैं ना, मुझे समझ नहीं आती वो चीज़। मैं थोड़ा यार बादशाह टाइप का आदमी हूँ, अपना नुकसान करके दोस्त को फायदा पहुँचाने वाला आदमी हूँ। And how many close friends do you have? 2 या 3 दोस्त हैं अच्छे मेरे। हम लोग आपको कभी देखेंगे शाहिद अनवर के साथ बैठे हुए? अगर वो मुश्किल में होगा या उसके पेरेंट्स के ऊपर बात आएगी तो मैं ज़रूर बैठूंगा उसके साथ। मुझे कोई पर्सनल इशू नहीं है उनकी शख्सियत से। मुझे इशू है जो उन पे यहाँ FIR है, जो वो कौम के गरीब लोगों को मायूस करता है, जो ऑलरेडी दुनिया से थके हुए लोग हैं, सुसाइडल लोग हैं। शाहिद की भी कुछ पॉडकास्ट जो मैंने सुने, उसने भी यही कहा कि यार मैं ये नहीं को नफरत चाहता हूँ, मैं एक जैसे बाप होता है कि वो थोड़ा सा कोसता है अवाम को कि यार ये सीधे रास्ते पे आ जाए। देखिए, बाप $300 का कोर्स नहीं बेचता अपनी औलाद को। What do you think of the Pakistani establishment? आपको पॉडकास्ट बंद करवानी है अपनी? पॉजिटिव बताऊं या नेगेटिव? दोनों। अच्छा, पॉजिटिव ये वेरी डिसिप्लिन्ड, नेगेटिव ये है कि वो When you guys come here, like, because अब आप लोगों का frequent ट्रिप्स हैं पाकिस्तान में, आपके भी और भी जो अयाज हैं या उज़ैर या और भी जो लोग हैं, हाउ डू यू फील द होल सोसाइटी चेंज? अब उसमें भी एक तो ये कि आम लोगों के साथ when you connect, एंड देन पावर कॉरिडोर्स में भी अब आप लोग गवर्नर्स के साथ मैंने देखा कुछ इवेंट्स वगैरह थे। लाइक how do you define from a person who is, let's say, on a very macro level and just seeing यार एक पाकिस्तान है और ये होता है वो होता है, but when you guys go in, like how do you define it for a person जिसके पास ये access नहीं है सारा? The side of Pakistan that we see today, पहले हमने देखा नहीं था, तो हमारे पास कंपेयर करने को कुछ नहीं है वो चीज़ों में। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपर लेवल में है ना, जो टेबल पे आप खाना खाने बैठते हैं और वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती जो होनी चाहिए। अपर लेवल पे जब आप बैठे होते हो ना, तो वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती जो कि आप और मैं अभी बैठ के, कल आपने एक सवाल किया कि आप अल्लाह ताला से अगर सामना होगा आपका, तो आप क्या कहेंगे कि यार क्या चीज़ मुझे सही नहीं लगी? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं शिकवा करूँगा कि यार ये जो लोगों पे जुल्म होता है। कोई बच्चा अगर सिंध के किसी इंटीरियर सिंध में पैदा हुआ है, उसको पानी नहीं मिलता पीने को, तो मैं ये शिकवा करूँगा कि यार क्यों ऐसी लाइफ क्यों है, इंसाफ क्यों नहीं है? तो एटलीस्ट वो कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, बात हो रही है कि इंसानी दर्द है। अब दूसरे टेबल्स में मैं देखता हूँ बात होती है कौन सा सूट, कौन सा ब्रांड, कौन से खाने, कौन सी लग्जरी। तो वो शायद हमारे सामने नहीं करते हो बात, में भी आप किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो अराउंड पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शंस की बात होती है, या पर्सनल ग्रोथ प्रोजेक्ट्स की बात होती है। पर्सनल ग्रोथ प्रोजेक्ट जो ज़ाती मफाद की, whether it's your personal business या वो कि ये कर लेते हैं तो ये आपका फ़ायदा हो जाएगा। असल में हमारे यहाँ ये है कि आप खाने खिला रहे हो ना एक दूसरे को, तो आप एक दूसरे की फ़ायदे की बात करते हो, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ नॉर्मल पर्सन। मेरी ये ओपिनियन है कि जो पॉलिटिकल बंदा होता है ना, वो अगर किसी को खाना खिलाता है या किसी के साथ बैठता है, तो उसको बात करनी चाहिए कि मैं किस तरह इस बिजनेसमैन से या इस पर्सन से अपनी कौम के लिए फ़ायदा उठा सकता हूँ, या मेरा जो डोमेन है उसके लिए फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो वो मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगता है। थोड़ा सा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है यार। थोड़ा सा मिसिंग इसलिए कहूँगा कि देखो, मेरा सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है, तो आई वुड से थोड़ा सा, राइट। अब इसमें मैं तारीफ़ करूँगा फैसल करीम कुंडी साहब की कि वो मुझे जब भी मिले हैं ना, उन्होंने जो एथलीट्स वगैरह हैं उनकी हेल्प करने की बात की है मुझसे, और मेरा कोई बायस किसी पार्टी से नहीं है। मैं इस शख्स को पर्सनली जानता हूँ, इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ कि उन्होंने ये बात की है मुझसे।
बट व्हेन यू कंपेयर पाकिस्तानी पावर कॉरिडोर्स के लोग पॉलिटिशियन ही ज़्यादा कंपेयर टू द US, बिकॉज वहाँ भी आप लोग ज़रा कांग्रेसमैन आगे लोगों से मिलते हैं, व्हाट इज़ द ब्रॉडर डिफरेंस विच यू सी? आई थिंक दैट्स द मेन डिफरेंस. उनके पॉलिटिशियंस की जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, वो अराउंड होती है कि मैं किस तरह तुमसे फ़ायदा उठा सकता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए. और यहाँ के पॉलिटिशियन का मैंने ये नहीं देखा, वो पर्सनल फेवर टेकिंग एंड पर्सनल फेवर गिविंग में ज़्यादा इंडल्ज करते हैं. और अगेन मेरा सैम्पल साइज बहुत छोटा है. आई हैवंट मेट 100 पॉलिटिशियंस, आई मेट मे बी लाइक 8 or 10 पॉलिटिशियंस. और उसमें मैं सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो तारीफ़ करता हूँ वो फैसल करीम कुंडी साहब की है, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं वो बात करते हैं कौम की लोगों की. हम जब एच यूनिवर्सिटी का भी लाए थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये हमारे बच्चों के लिए भी आपने करना है ये, और ट्रांसलेशंस करानी है इसकी. तो ये एक पॉजिटिव भी है. और ओवरऑल ये डिफरेंस मैं देखता हूँ कि जब आप सीट पे बैठ के रिलेशनशिप बना रहे हो ना, तो वो रिलेशनशिप आपका नहीं है, वो आपके लोगों का है. तो वहाँ ये क्वालिटी है कि वो सीट पे बैठ के रिलेशनशिप बनाते हुए ये देखते हैं कि मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ. अब वहाँ की बुरी साइड भी डिस्कस कर लेते हैं. वो जब सीट पे बैठ के रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि किस तरह मैं फंडिंग लेके अगला इलेक्शन जीतूँगा. तो ह्यूमंस आर मोर और लेस द सेम एवरीवेयर. कहीं आप बहुत ज़्यादा एथिकल लोग देखते हैं जो अगर गवर्नमेंट ऑफिस में हैं तो वहाँ का पेन भी अपने रिज़ाइन करने के बाद यूज़ नहीं करते, जो हम कायदे आज़म की मिसाल सुनते हैं. अब मुझे याद है मैंने शहाबनामा पढ़ा, खुदुद्दुल्ला शहाब का, ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट. तो उन्होंने कहा जब हम पाकिस्तान बना और आए तो हम लोग लिटरली, पहले तो हम कहानियाँ सुनते थे, अब ये ज़रा ब्यूरोक्रेट ख़ुद बता रहे हैं कि जो तिनके होते हैं हम ज़मीन से उठा के, जो पेपर क्लिपिंग जो अब आजकल है, तो वो तिनकों से हम पेपर्स को जोड़ा करते थे और रखा करते थे, या फिर दरख्त से छोटे छोटे वो उतार के और उनको तो वो ऐसे भी हुआ है. ऊपर वाले ने ऐसे लोग बनाना छोड़ दिए. आई थिंक अभी भी मुझे लगता है जो कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है ना, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा तो काम ही ये है, लाइक वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल इन द पावर कॉरिडोर्स. आई थिंक हर जगह पे ना इंटरेस्टिंग बात की मेरे जहन में अभी आ गया. अभी मैं कायदे आज़म के मज़ार गया था, वहाँ पे हमने फूल चढ़ाए. तो एक साहब थे बड़े पैट्रियोटिक. असल में हम लोग, आपको पता है, वक्त की कमी की वजह से हर जगह जाते हैं और निकलते हैं. तो वहाँ उनके पास एक पूरी हिस्ट्री का एक लेक्चर है कि इस ओकेजन पे ये हुआ, इस ओकेजन पे ये हुआ. अब वी वर काइंड ऑफ इन अ रश. उन्होंने इस बात को बड़ा ऑफेंस लिया कि यार तुम लोग यहाँ आए हो रिस्पेक्ट देने आए हो, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि ये पूरा सुनो. तो मैंने एंड में भाई उनको गले लगाया. मैंने कहा कि भाई आपके जैसा पैट्रियोटिक आदमी मुझे मिला नहीं है आज तक. नॉट जस्ट कि बस हाजिरी लगाई, फूल चढ़ाए और नहीं, वो तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि इन लोगों की वजह से मुल्क चल रहा है अभी तक. वरना आम पब्लिक तो वो तो अपने पेट से आगे सोचती ही नहीं है. वो पैट्रियोटिक आदमी, उनका जज्बा हिस्ट्री पे और कायदे आज़म के बारे में बहुत जज्बा. मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ ऐसे आदमी से. मुझे बताएं, लाइक हु इज़ साद व्हेन यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया? लाइक हाउ डू यू define, let's say if I ask you, introduce yourself without the titles of entrepreneur, American, Pakistani, millionaire, media person, like how do you define, अगर ये वाले अलकाबात अगर हम साइड पे रख दें? साद इज़ अ वेरी ऑब्जर्विंग पर्सन. आई रिकग्नाइज पेन. मेरा जो अगर कोर पर्सनैलिटी देखोगे ना आप, तो मुझे मुश्किल ज़्यादा नज़र आती है और आसानी मैं इग्नोर कर देता हूँ. जैसे मैं अपनी फैमिली में अपने रिश्तेदारों को भी ये कहता था कि शादियों और बर्थडे पार्टीज़ में शायद नहीं देखोगे तुम मुझे, लेकिन कभी हॉस्पिटल जाना हो या मैयत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नज़र आऊँगा. तो वो एक पर्सनालिटी है ना कि आपको हिम्मत ही जब आती है, ताकत ही जब आती है जब आप किसी को मुश्किल में देखते हो. तो मेरे अंदर से ये फितरत में है कि मैं मुश्किल में प्रेजेंट हो जाता हूँ. दावत होती है ना, मैं बोलता हूँ यार छोड़ो यार, वहाँ मेरा लेजी साथ पैदा हो जाता है. और ये लेकिन कहाँ से आई ये चीज़, कहाँ से है? व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, लाइक वो देयर समथिंग उस टाइम से, लाइक डू यू थिंक, लाइक व्हेन यू लुक बैक एंड यू सी कि यार ये कहाँ से मेरे अंदर ये वाली चीज़ आई है? यार इंसान की सबसे महंगी क्वालिटी जो है ना वो है एहसास. और इतना महंगा है ये कि आप ख़रीद नहीं सकते. एहसास या तो आपकी जीन्स में बिल्ट इन होता है, या आप सारी ज़िंदगी एक्टिंग करते हो एहसास करने की लोगों की. और एहसास ड्राइव होता है आपकी वनरेबिलिटीज़ से. जब इंसान कमज़ोर होता है ना तो उसको दूसरों का दर्द समझ में आता है.
अगर अल्लाह ताला ने एक इंसान को कमज़ोरी की लाइफ दी है और अचानक से ताकत दे दी है, तो उसके अंदर वो एहसास का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारी सिचुएशंस में आना मारनी पड़ी, सर झुकाना पड़ा, कुछ दिल चाह रहा है खाने का तो वो खाने का नहीं ले सके, कुछ ख़रीदने का दिल चाह रहा है तो ख़रीद नहीं सके। ये सारी चीज़ें ना एहसास दिला दिया इन्होंने। एंड व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, लाइक इसी कॉन्टेक्स्ट में, जिससे ये एहसास पैदा हुआ? लोएस्ट पॉइंट ये होगा कि जब मैं स्कूल में अपने टीचर्स का रवैया अपने फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट देखता था, जो अच्छी फैमिली से आए हुए हैं, और हमारे साथ डिफरेंट होता था। एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम एंड ऑल दैट स्टफ। तो आपको नज़र आ जाता था कि भाई गरीब होना बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। और उसके अलावा लाइक व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, डू यू थिंक वो जो फैमिली का भी एक हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो एक आता है रिफ्लेक्शन, कुछ में आता है कुछ में नहीं भी आता। कुछ लोग कहते हैं आप अपने बाप जैसे थे या दादा जैसे या व्हाटएवर। डू यू थिंक उसके अंदर लाइक योर फादर एंड योर मदर, उनका लाइक डू यू फील लाइक कि कुछ रिफ्लेक्शन आई, या डू यू थिंक कि नहीं, मैं अपना लाइक बाद में जो हार्डशिप्स से मैं गुजरा उससे लाइक द पर्सनैलिटी विच यू हैव बिल्ट नाउ इज हु यू आर अभी? नहीं, उनसे बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी वालदा इस तरह की हैं कि जब कभी हम हाउस हेल्प घर पे बुला भी लेते थे तो मेरी वालदा उनके साथ सेम प्लेट में खाती थी और वही सेम खाना खाती थी। और उनको, और इवन दो हमारे भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, कभी कभी आपने हाउस हेल्प बुला ली, तो वो तो मुझे उनसे आया है। और मेरे अब्बू बड़े हार्ड वर्किंग इंसान हैं, आज भी बड़ी मेहनत करते हैं, हमसे ज़्यादा ही काम करते हैं। हमें तो एम्बेरस फील होता है कि दुनिया हमें मोटिवेशनल स्पीकर बोल रही है, वो हमसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे गुरु हैं। तो ऑफ कोर्स उनकी आदतें हम में आई हैं, और जो जर्नी से उन्होंने गुजारा डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग रिसोर्सेज। तो अगर घर में आपके वीकेंड में चिकन नहीं आ रही, लेकिन आप अच्छे स्कूल जा रहे हो जहाँ आपके दोस्त बहुत अमीर हैं लेकिन आप इतने अमीर नहीं हो, आपको पता है कि वो अच्छा स्कूल है, तो जिन हालात से उन्होंने गुजारा ना, डिस्पाइट ऑफ बैड सर्कमस्टेंसेस, मेरा ख्याल है उसने बड़ा ग्रूम किया है। एंड ऑल्सो डू यू फील लाइक जब इंसान किसी हद तक कुछ कहीं पहुंच जाता है, नॉट लाइक अ मटीरियलिस्टिक सक्सेस बट जनरली थोड़े पैसे आ गए, किसी के पास 2 लाख महीने के आ रहे होंगे, किसी के पास $2 मिलियन आ रहे होंगे, समटाइम्स यू हैव टू एक्ट इन अ सर्टन वे। एज एन एग्जाम्पल, अभी आप मुझे भी मिले तो मे बी साइकोलॉजिकली यू नीड टू प्रेजेंट अ वर्जन मेरे सामने अपना एक, एंड मे बी मेरे साथ भी इस तरह, बट व्हेन यू गो इनटू योर रूम, कोई कैमरा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, देन देयर इज़ लाइक अ डिफरेंट रॉ वर्जन ऑफ साद। डू यू थिंक ये लाइक, डू यू फील लाइक दिस कभी कभार? रियलिस्टिकली बात करो तो ऐसा होता है लोगों में। अगर आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे एक्टिंग का शौक़ नहीं है, ना एक्टिंग आती है, तो आई थिंक आई एम मोर और लेस द सेम। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप, मेरा ख्याल है, इस पर नहीं रख सकते आप। कुछ लोगों के साथ ज़्यादा फ्री होते हैं, लेस रिजर्व्ड होते हैं। तो मे बी व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि अगर आप नए लोगों से मिलके या कैमरे के सामने आके आप रिजर्व्ड हो गए हैं, तो आई थिंक दैट्स अ जेन्युइन ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी। जब आप नए लोगों से मिलते हैं, जब कैमरे में हम हज़ारों नए लोगों से मिल रहे होते हैं, तो मैं वो जोक्स क्रैक नहीं करूँगा जो मैं अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ क्रैक करूँगा। तो आई थिंक बिसाइड्स उसके कोई फेकनेस नहीं है, मुझे मेरी शख्सियत में कोई फेकनेस नहीं है, ऐसा ही हूँ मैं एवरीवेयर मोस्टली। हाँ, आप असल में मेरी जो दोस्त हैं ना, 25-30 साल पुराने दोस्त, अभी हम कराची से ही आ रहे हैं, तो उसमें यही डिस्कशन होती है कि इस बंदे के जेब में जब कुछ नहीं था ना, जब भी इसकी एरोगेंस और एटीट्यूड ऐसा ही था, तो कभी कभी मुझे बदतमीज़ भी कहा जाता था। तो एक इंसान को जब पता होता है ना कि मुझे ये करना है, मैं इसमें सही हूँ, या अपने वो प्रिंसिपल्स पे कायम होता है। जैसे कल उज़ैर भी यही बात कर रहे थे कि इसकी एक अच्छी क्वालिटी ये है कि ये अगर कुछ डिसाइड कर लेता है ना, इवन दो वो बड़ा मुश्किल रास्ता है और उसमें हज़ारों लोग आपको कह रहे हैं ये नहीं करना यार, फंस जाओगे, वो फिर मैं करने चले जाता हूँ। और वो ज़िद्दी नेचर है जिसने रिवॉर्ड बहुत किया है मुझे लाइफ में। और जब आपको एक चीज़ रिवॉर्ड कर रही होती है ना, तो वाई फिक्स व्हाट्स नॉट ब्रोकन। बट ये ज़िद्दीनेस आई कहाँ से है? इन बिल्ड है, डू यू थिंक, या सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के हुए कि विच मेड यू फील कि यार अब मैं, मतलब है ना, वो जो एक माचोनेस नहीं आ जाती, अब मैं बनूंगा ऐसा? यार मेरा ख्याल है इंसान जब चोट लगती है ना उसको पहली बार, तो बड़ा दर्द होता है, और फिर वो हील होती है, वो एरिया थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। दोबारा उसी जगह चोट पहुँचाए, थोड़ा सा कम दर्द होता है, वो एरिया और हार्ड हो जाता है। जब कंसिस्टेंटली आपको चोट लगती जाए ना, तो आपका वो पार्ट ऑफ द बॉडी बहुत सख्त हो जाता है। मैं वर्कआउट के लोगों को कहता हूँ कि आपका ये पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट गेट्स रियली हार्ड।
उसके बाद आसान हो जाता है पुलअप्स करना, आपको पुशअप्स करना, ये सब चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो इंसान रफ़ एंड टफ़ बनता ही उस तरह है कि वो गिरता रहता है, धोखे मिलते रहते हैं, परेशानियां मिलती रहती हैं, और उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि यार ये रास्ता मुझे मजबूत बना रहा है। अगर मैं स्टबर्ननेस से हट जाऊंगा और काफ़ी लंबा ब्रेक आ जाएगा तो अगली बार बहुत ज़्यादा दर्द होगा। But what is that पहली चोट which you still remember? यार मैं बड़ा सेंसिटिव किस्म का आदमी हूँ। मेरे लिए पहली चोट वो स्कूल वाली चीज़ ही है कि जहाँ ट्रीटमेंट डिफरेंट होती थी ना, मैं अभी तक वो जहन में लेके बैठा हूँ। वही चीज़ मेरे अंदर एग्रेशन लाई है। मैंने जुनैद को भी यही बात कही थी कि इंसान जब बच्चा होता है ना तो वो अडल्ट्स को एज एन अडल्ट देख रहा होता है। उसके जहन में उसको सबकॉन्शियसली अल्लाह ताला ने बताया हुआ कि तुम बच्चे हो। लेकिन जब अडल्ट बच्चे जैसा बिहेव करना शुरू हो जाए और अडल्ट टक्कर लेना शुरू हो जाए एक बच्चे से, तो वो कभी नहीं भूलता बच्चा। और देखें आप, ये देखें अल्लाह की कुदरत है, ऊपर वाले की कुदरत है कि आप एक 6 फुट 1 इंच के बंदे को, 30 साल बंदे को 14 साल के बच्चे से लड़ाएं आज। और लड़ाई मैं फिजिकली नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मेंटली लड़ा दिया आपने। आज वो जीत जाएगा, लेकिन वो लड़का एक दिन 30 साल का होगा और उस वक्त वो बंदा 45-46 का होगा, वो वीक होता जाएगा। तो कभी भी है ना बच्चों को मिसट्रीट ना करें, क्योंकि आप ये जो बच्चे हैं ना ये याद रख के बैठ जाते हैं। एंड और अभी लाइक सो अगेन हम अगर बचपन से अभी वाले टाइम पे आएँ, इस टाइम के ऊपर व्हाट इज़ दैट लास्ट चोट जो विच यू गॉट एंड यू स्टिल फील लाइक यार ये जो है ना ज़रा सही नहीं हुआ इन द रीसेंट टाइम्स? देखें, कभी आप कोई सही काम कर रहे हो ना और उसमें कोई आके रेजिस्टेंस पैदा करे जस्ट बिकॉज दे फील पावरफुल, वो मेरी ईगो पे बात रह जाती है, और वो तो फिर सोते हुए भी नहीं भूलता मैं। डू यू थिंक यू हैव अ बिग ईगो? ईगो को डिफाइन करें। ईगो की सिंपल डेफिनेशन है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस हो सकते हैं। डेप्थ पे जाएंगे और हम डाइसेक्ट करेंगे, आज बहुत टाइम है हमारे पास। ईगो की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट उसके पास होने का हक है जो खुद से भी सच बोलता है, जिसको पता है मेरी बुराइयां कहाँ हैं, मेरी अच्छाइयाँ कहाँ हैं। समझ रहे हैं? एक बंदा क्रिमिनल है, चोरियां करता है, लेकिन वो लोगों के सामने सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आता है, तो आप और मैं कहेंगे वो डिज़र्व नहीं करता। लेकिन एक बंदा, चले उसका नाम साद नहीं भी हो, तो एक बंदा जिसने लाइफ जिए प्रिंसिपल्स में, किसी को धोखा नहीं दिया, आप आवाज़ लगा लें पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं निकल के आएगा जो कहेगा इसने मेरे साथ बेईमानी की, तो क्या वो सेल्फ रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है? क्या उसको हक है कि वो फील करे कि यार मेरी ईगो होनी चाहिए? क्वेश्चन इज टू यू। नॉट रियली, आई थिंक वो सेल्फ रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। या करता है? नहीं करता। क्यों? अगेन मुझे लगता है कि डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड योर स्टोरी, बिकॉज समटाइम्स आई थिंक अगेन वो ये ना कि आप खुल के डिसएग्री करें। हाँ, नहीं, आई नो वी कैन हैव अ इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन। आई थिंक मुझे ये लगता है कि समटाइम्स लाइक नाउ व्हेन आई लुक बैक, एक तो ये ना कि 2+2 is 4 बस है, बट समटाइम्स लाइक आई थिंक व्हेन यू जूम आउट, कभी कभार मुझे लगता है व्हेन यू लुक बैक इनटू योर ओन लाइफ, ये वो सारा, तो समटाइम्स आई थिंक जो गलत फैसले उस टाइम के आपने इवन खुद किए हुए हैं या किसी ने किए हुए हैं, वो आपको रेट्रोस्पेक्ट में मुझे लगता है कि वो चीज़ें कुछ सही थी, या शायद उस टाइम के लिए ही आपको वो ही कुछ मिलना चाहिए था। मे बी यू वर नॉट रेडी, बट अगर कोई और बंदा आपके साथ खड़ा हुआ है, उसको शायद वो कोई और चीज़ मिलनी चाहिए थी। सो इट्स नॉट लाइक रियली 2+2 4 आई थिंक। अच्छा, आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करो। मैं आप ये कह रहे हो कि अगर आपके साथ किसी स्टेज ऑफ लाइफ में कुछ गलत हुआ है तो शायद आप वो ही डिजर्व करते थे? यस। अच्छा, मैं because maybe you were not prepared for that thing, you were not ready, you were not strong, you were not मतलब मे बी अल्लाह ताला ने उस टाइम आपको कुछ सिखाने के लिए वो चीज़ आपके साथ की जो आपको उस मोमेंट पे गलत लग रही थी, बट अगेन आप 60 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, व्हेन यू लुक बैक तो यू वर लाइक कि हाँ यार, अगर ये ना होता तो मैं ये बंदा ना बनता। अच्छा, मैं आपकी बात से पार्शली एग्री करूंगा, लेकिन मैं आपको फंडामेंटली बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, हम वही स्कूल वाली एग्जांपल लेते हैं, दोबारा जाते हैं, क्योंकि मैं समझ गया हूँ आप किस पॉइंट पे आ रहे हैं। स्कूल में मेरे बहुत से ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने बहुत सख्ती की। अब उस वक्त एज अ बच्चा मैं सोचता था कि यार बड़ा बुरा आदमी है, सख्ती करता है, रूड है, डिसरिस्पेक्टफुल है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं राब्ते में हूँ आज उन लोगों से।
मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, एक चाइल्ड की साइकोलॉजी है ना, वो समझना एक अडल्ट का फ़र्ज़ है, स्पेशली अगर उनके साथ टीचर लिखा हुआ है। तो उसको आप किसी भी रेट्रोस्पेक्ट और हाइंडसाइट पे ले जाएं, एज अ इंटेलिजेंट पर्सन आई विल नॉट एक्सेप्ट कि एनी किड डिजर्व्स ट्रॉमा ऑफ एनी काइंड। नाउ एक उस्ताद उसको थप्पड़ मारता है ना उसकी भलाई के लिए, वो ट्रॉमा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि उसने भलाई के लिए किया। लेकिन एक उस्ताद सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारता है क्योंकि वो सैडिस्ट है और उसको मज़ा आता है इस चीज़ में और उसको किक मिलता है, तो वो नो वन डिजर्व्स दैट। आप 50 साल बाद भी पूछ लें, मैं जब दादा अब्बू भी होऊंगा, आई विल स्टिल नॉट से कि ये राइट है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पार्शली डिसएग्री करता हूँ। हाँ नहीं, उस तरह तो आई एग्री। आई थिंक समटाइम्स वही आप वाली बात के मुझे अपने बचपन के कुछ प्रॉब्ली नॉट रियली लाइक कोई स्कूल में कुछ कहा हो, बट इवन कोई माँ बाप ने कोई चीज़ कही हो या किसी गली में किसी ने बात की हो, तो वो बात आपके अंदर एक रह जाती है जो फिर समटाइम्स दैट ऑल्सो गिव्स यू मोटिवेशन एंड समटाइम्स ऑल्सो दैट मेक्स यू अ लॉट मोर बिटर एज वेल। अब ये आई थिंक एक इंसान की फिर खूबसूरती है कि वो जो मुश्किल आई है उससे अब आपने दो रास्ते अब आपको उससे हैं, एक है कि आप पॉजिटिव और एक ये कि पूरी ज़िंदगी अब आप अगले के साथ भी वही चीज़ करें। फिर देखिए, बहादुर इंसान की क्वालिटी पता है क्या होती है? उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो सबके सामने बोल सकता है कि मैं गलत था या मैं गलत हूँ। और एक इंटेलिजेंट इंसान जो ऑब्ज़र्व करना जानता है, उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो 10 साल बाद भी गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा, चाहे कितना ही खुद को मॉनेटरी फ़ायदा ना हो जाए। अभी आपने मुझसे सवाल किया ये पॉलिटिशियंस वाली बात पे और कॉन्टेक्स्ट वाली बात पे, लीड्स वाली बात पे। अब मेरी ये पॉडकास्ट चलने के बाद शायद 4 लोग मुझसे मिले भी ना आगे, लेकिन मैंने सही को सही कहा ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो दिमाग में प्रिंसिपल्स हैं ना, वो चेंज कोई नहीं कर सकता। और इसको मैं ज़िद कह रहा हूँ और इसको मैं अना कह रहा हूँ। सेकेंडली, जैसे आपने जिक्र किया हीलिंग वाली पार्ट का, देयर लाइक स्टिल थिंग्स व्हिच यू आर हीलिंग, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम योर बचपन यू स्टिल फील लाइक यू हैवंट हील्ड प्रॉपर्ली? एक तो टीचर और वो वाली तो बात हो गई स्कूल वाली, उसके अलावा लाइक इज़ देयर एनी उस तरह कोई चीज़ें जो अभी तक रह गई हों इन योर ओन बॉडी? एंड whoever you become, like वो कुछ चीज़ें होती हैं ना वो बस रह जाती हैं अंदर, जो आपको अगेन पावर भी दे सकती हैं और आपको डाउन भी कर सकती हैं। जब मेरी एक फ़िलासफ़ी है, द पाथ टुवर्ड्स सक्सेस बिकम्स द वे ऑफ लाइफ। कामयाबी की तरफ का जो रास्ता है वो ज़िंदगी गुजारने का तरीका बन जाता है। तो मैं कहता हूँ उससे मैं फुली हील नहीं हुआ। मुझे अभी भी दोस्त वगैरह कहते हैं कि यार अपने लिए ये ले लो, अपने लिए ये कर लो। फैमिली कहती है अपने लिए ये क्यों नहीं करते। तो वो चीज़ मेरा ख्याल है चली गई है, क्योंकि आप जब बचपन में जब अलार्म में लगाता था ना, तो अलार्म एक मैसेज के साथ होता था कि उठ जाओ कुछ बनना है। लाइक एक्चुअली? हाँ एक्चुअली। ओके। और जब दुआ होती है ना, हर एक की एक स्पेसिफिक दुआ होती है। मेरी दुआ में अपनी रोज़ी और वालिदैन की रोज़ी वाली दुआ होती थी। अब मैं जब दुआ मांगने जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ अल्लाह ने ये तो पूरी कर दी है। तो वो, लेकिन रहने का तरीका और दुआ बदल नहीं रही जो सिस्टम है। मुझे अभी ये जो आप कह रहे हैं ना कि उज़ैर ने मीडिया कंसल्टेंसी और गाड़ियाँ और ये सब चीज़, ये मेरा लाइफस्टाइल नहीं है ओरिजिनली। दैट्स नॉट हाउ आई लाइक टू लिव। आई फाइंड दैट वेस्टफुल एंड आई फाइंड दैट लो इंटेलेक्ट, कि दिखाना कि मेरे पास क्या है, ये कम इंटेलेक्ट है। आई थिंक ये वाला प्रॉब्ली क्लिप दे के लोग कहेंगे यार लाइक वाओ ये क्या साथ कह रहा है। हाँ, ये रियलिटी है। मैं ये आपको बताएंगे लोग, मैं कैमरी चलाता था और अमेरिका में कैमरी ऐसी ही है कि आप 2K की बस में जा रहे हो, क्योंकि वहाँ सबके पास गाड़ी है। तो पुरानी सी कैमरी चलाता था मैं, और मुझे तो आके इन लोगों ने निकाला है बाहर कि भाई कुछ करो, क्योंकि तुम बोलते अच्छा हो, तुम लोगों को समझा अच्छा सकते हो, तो तुम्हें थोड़ा सा हुक बनाना पड़ेगा। फिर बैठ के हमने स्ट्रैटेजी डिवाइस की। तो अल्टीमेटली मेरा जो सबसे बड़ा आप कहते हैं ना जो बात निकली नहीं है, वो वही सादा तरीका है कि मेक श्योर करना है कि जब आप एक ग्लास में पानी पी रहे हो ना, तो वो आखिरी कतरा तक ख़त्म करो, वेस्ट ना करो चीज़ें। अगला मेरा ये वैसे क्वेश्चन था कि लाइक ऐसी क्या चीज़ है विच यू फील लाइक पीपल ऑन सोशल मीडिया जनरली इन द वर्ल्ड रियली मिस अंडरस्टूड अबाउट यू, कि यार ये लोग मुझे क्या समझते हैं, ये तो मैं नहीं हूँ उस तरह। कभी कभार वो अच्छा भी लग जाता है। एंड वन थिंग विच यू मेंशन कि ये जो गाड़ियाँ और ये जो सारा कुछ मैं शशके करता हूँ, और अगेन येस्टरडे यू मेंशन कि ये हुक के लिए है और ये स्ट्रैटेजी के तहत है, एंड दिस इज़ नॉट हु आई एम। अच्छा, एक चीज़ करेक्ट कर दूँ, अभी कुछ बच्चों ने कोई वीडियो बनाया था यूट्यूब पे कि ये हुक के लिए है तो ये सब फेक है। बेटा फेक नहीं है।
मैं गाड़ियाँ क्या जहाज़ भी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी नीड नहीं है। मुझे इसकी नीड नहीं है का मतलब कि आई डोंट नीड दिस टू लिव माई लाइफ एंड फील फुलफिल्ड। मुझे मुतमईन महसूस करने के लिए गाड़ियाँ और लग्जरी की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मुतमईन करने और अपने पास खींच के अच्छी बात बताने के लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कज़न से मांग के आ गया और गाड़ी दिखा रहा हूँ, ये अर्न की हुई चीज़ें हैं। तो वो उनको मेरा ख्याल है मिसकंसेप्शन था बच्चों को कि ये शायद कज़न से लेके आ गए। मैं ये अर्न की हुई चीज़ें हैं, मैं ले सकता हूँ, मैं आपके लिए भी ले सकता हूँ, मैं 50 और लोगों के लिए ले सकता हूँ, लेकिन इस सब की ज़रूरत नहीं है। इस सब के बगैर आप ज़िंदगी जी सकते हो। मैंने एक और फ़िलॉसफी दी थी अपने दोस्त को कि देखो, अगर मैं हर साल नया आईफोन लूँ, हर साल एक नई गाड़ी लेके आऊँ, हर साल मैं ब्रांडेड जूते लूँ, जब अपनी ज़रूरतें बढ़ा लोगे ना, तो क्या डोनेशन करोगे, क्या चैरिटी करोगे? जो टैक्स सिस्टम है ना वहाँ का, वो हमें सिखाता है कि अगर तुम 100 रुपये अर्न करो और 40 रुपये खर्च करो तो जो 60 बचेंगे उस पर टैक्स देना है। लेकिन अगर तुम होशियार बन जाओ और 80 खर्च करो तो 20 पे टैक्स देना है। यानी टैक्स कम देना पड़ेगा खर्चा ज़्यादा करके, यानी कम लोगों की मदद कर पाओगे अल्टीमेटली। तो अपने खर्चे श्रिंक करना, अपनी चादर में रहना इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। आपके करीब के 20 लोग, 100 लोग, 1000 लोग के लिए बेहतर है कि मैं ये लग्जरी और लेविश लाइफ ना जीऊँ। तो जिस दिन तुम लोग कन्विंस हो गए कि बगैर हुक के बात सुन लोगे, मैं सब छोड़ दूंगा, एक कमरे के अपार्टमेंट में रहूँगा। अगेन कमिंग बैक टू वो जो मिस अंडरस्टूड वाली चीज़ है, और क्या चीज़ें हैं विच यू फील लाइक यार पीपल रियली डोंट नो अबाउट यू एंड पीपल फील लाइक दिस इज़ नॉट हु यू आर? मुझे एरोगेंट समझते हैं बहुत सारे लोग कि चश्मे पहन के आ जाता है, थोड़ा भरम में रहता है अपने। तो ऐसा नहीं है। मुझे जो लोग मिलते हैं, अभी यहाँ भी मिले हैं, बहुत सारे लोग कराची में भी मिलते हैं, जो एक बार मिल लेता है, मैंने उसका कमेंट देखा हुआ है और मैं पहचान जाता हूँ कि इसको पता है कि मैं कौन हूँ। मैं बड़ा झुक के मिलता हूँ और झुक के मिलने की वजह से बहुत लोग हल्का भी ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है एरोगेंस नहीं है, नेचुरली आती ही नहीं है मेरी पर्सनैलिटी में। और उसके अलावा और कोई ऐसी चीज़? उसके अलावा मुझे समझते हैं लोग कि मैं बहुत मजहबी इंसान हूँ और हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कामयाब हूँ। ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मजहबी हूँ नहीं, कोशिश करता हूँ, और हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कामयाब भी नहीं हूँ, सीख रहा हूँ। इसी को अगर हम आगे लेके जाएं, व्हाट आर सम ऑफ द अदर थिंग्स इन लाइफ विच यू फील लाइक यार ये मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी है? बिजनेस करना आ गया, पैसे बनाने आ गए, मीडिया को कैसे वो करना है वो आ गया, बट लाइक और ऐसी क्या चीज़ें इन योर लाइफ विच यू रियली वांट टू लर्न एंड यू आर इम्प्रूविंग? मुझे अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देने का सीखना पड़ेगा। ये चीज़ में मैं मुझे लगता है लैक करता हूँ थोड़ा। और कुछ जगहों पे मुझे ये सीखना पड़ेगा कि यहाँ एरोगेंट बनना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब आप बहुत ज़्यादा हम्बल होके आते हो ना, स्पेशली इन पाकिस्तान वी हैव दिस प्रॉब्लम। ट्रू। तो लोग आपको सीरियस नहीं लेते। वो ये देखते हैं कि कौन कह रहा है, ये नहीं देखते क्या कह रहा है। तो कुछ महफिलों में मुझे बताना पड़ेगा कि मैं सादा आसमानी हूँ, और ये एक विद इन इट सेल्फ एरोगेंट बात है, बट एरोगेंट बनना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए। आई थिंक ये दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज मुझे याद है मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया था, सिंपल, आई वाज 24। अब आप किसी को भी मिल रहे हैं, जी आप कौन है, जी मैं बस अपना काम करता हूँ, ये वो, अब वो आपसे अगली बात भी नहीं कोई करता। फिर जब आप थोड़ा सा डीप उसमें जाना शुरू हो, तो फिर आपने ज़रा अंग्रेज़ी जब थोड़ी सी आपको, क्या है, आई ग्रेजुएट फ्रॉम लंदन एंड आई स्टडीड फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री इन जनरल, ओह अच्छा है, वाओ। फिर वो जो वाओ आते नहीं, लाइक यार मतलब लाइक व्हाट, लाइक ये यू नो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपकी इसी बात पे आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगर आपका दिल चाहे ना, तो हमारी जो टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन है ना, वो आप शुरू से चलाइएगा। जब आपका पहला मैसेज आया और उसमें थैंक यू स्काउट करके बताइएगा, वो आपको नेचर डिपिक्ट करता है कि ये नहीं देखो कि कौन आपसे बात कर रहा है, किसी ने इंट्रोड्यूस करा है, यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। और ये अभी कल मुझे एक लड़का मिलने आया था, उन्होंने कहा साथ भाई आपके साथ वीडियो बनाना है। मैंने 10 मिनट खड़ा होकर उसके साथ वीडियो बनाया, क्योंकि उसने मुझे कहा बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ आपका। अब मुझे जल्दी थी, मुझे जाना था, लेकिन मैंने इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि इसको कहीं ये फील ना हो जाए कि यार साथ भाई भरम मार रहे हैं। तो वो भी एक एहसास की कैटेगरी में चीज़ आ जाती है, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे ख्याल से, एंड स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम के अब तो व्यूज़ और लाइक्स और वायरलिटी विच डजेंट इवन लाइक मेक सेंस, और इनके तो कोई मतलब ही नहीं ना। अब आपने 1 मिलियन फॉलोवर लेने हैं, बॉट्स ले लें, चीज़ें ले लें, और वो जो एक आप में आ जाता है, और वो जो नीचे बच्चा है वो
जो आपके साथ आपके टीचर्स ने उस टाइम की है किसी और सर्कमस्टांसेस में, दिस इज एग्जैक्टली आई थिंक व्हाट यू कैन डू विद अदर पीपल इन योर ओन उसमें? असल में स्पाइडरमैन मूवी का कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मुझे कभी कभी तो यकीन ही नहीं आता कि यार ये बच्चा मुझे क्यों फॉलो कर रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। और वो भी मेरा ख्याल है सेंस ऑफ ग्राउंडेड होने की वजह से है कि आप अपने आप, आपके अंदर खुदाई नहीं आ रही, यू डोंट फील स्पेशल। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत ही कोई अच्छा इंसान हूँ, बस कह रहा हूँ नहीं आता अंदर से। और मुझे, मेरी ये भी फ़िलासफ़ी है कि कोई भी डिज़र्व नहीं करता कि वो सेलिब्रिटी बन जाए और वो स्पेशल हो जाए और उसको हज़ारों लोग पूजें, क्योंकि हम इंसान हैं ना, फितरतन बड़े वीक हैं। जब हमें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं या चाहने लग जाते हैं, हम अपनी औकात भूल जाते हैं। एक और चीज़ which you mentioned in the conversation is the fulfillment. So what are some of the things जो you feel like fulfill you a lot? मुझे नेचर बड़ा अच्छा लगता है, और नेचर में ये नहीं कह रहा कि पेरिस और स्विट्ज़रलैंड के ट्रिप्स, मुझे आप कहीं भी ऐसी जगह ले जाएं जहां घास उगी हुई हो और मैं वॉक कर सकता हूं, वो मुझे बड़ा पसंद है। मैं एवरी डे 2.5 से 3 घंटा ऐसी जगह पे गुजारता हूं, वॉक करता हूं जहां सिर्फ ग्रास है। दूसरा मुझे ये पसंद है कि अगर किसी की कोई स्टोरी है ना और उसमें एडवर्सिटी आई हुई है बड़ी, तो वो मुझे बड़ी पसंद है। एक और चीज़ मैं फैसिनेट होता हूँ जिससे, वो है अनवेवर्ड पैट्रियोटिज़म डिस्पाइट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। ये चीज़ मुझे बड़ी फुलफिलिंग लगती है। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, जो मुझे सोचने पे बहुत ज़्यादा मजबूर करती है। वो हमारे या दुनिया में जो इंटेलिजेंस के जो थॉट प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर्स हैं ना, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो थॉट प्रोसेस और जो प्रोसीजर्स हैं और सोचने का तरीका है, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है कि यार लाइफ में इतना सारा डिसिप्लिन और इतनी सारी इंटेलिजेंस एक साथ कैसे आ सकती है। मुझे ये समझ नहीं आता। And how do you learn about things? Like, do you have a process? Yeah, what do you do? एक तो ये ना कि बस पॉडकास्ट सुन लिए, किताबें ये तो ट्रेडिशनली हैं, but how do you go into your own thoughts and like come up with more original thoughts in a way? मैं नॉर्मली अपनी लाइफ की हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता हूँ दोबारा, और उसमें से मैं सोचता हूँ, जैसे मैंने आपको भी अपनी 4-5 फ़िलासफ़ीज़ बताई। अच्छा, आई हैव नोन दीज फ़िलासफ़ीज़ फॉर ईयर्स, और अभी आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेरे जहन में आ जाती है। हम कहीं बैठे होते हैं तो पहले तो मैं अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता हूँ और ये डिग आउट करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने इतनी ईयर्स ऑफ लाइफ में लर्न किया क्या है, उसको निकालो दिमाग के पीछे से सबसे पहले, अनलर्न जो है। हाँ, और वो चीज़ को प्रेजेंट जब आप एक बार करते हो तो देन यू आर मोर स्टोइक ऑन दैट प्रिंसिपल। और एडिशनली दुनिया की चेंजेस अब ऐसी हैं कि यू हैव टू लर्न एवरीथिंग न्यू डे, बाहर निकलते हुए भी। तो लोगों से तो ऑब्जर्व करने वाली मशीन तो लगी हुई है, वो तो काम करना बंद ही नहीं करती। सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है अपने दिमाग की पुरानी चीज़ें निकालने में, जो कि डेटा बहुत ज़्यादा डेटा है, मतलब हज़ारों जीबीज़ का डेटा है, वो निकालना है। You mentioned about जैसे stoicism. Deep down, like, do you feel like you are introvert or extrovert human? इंट्रोवर्ट, आई वुड से। अगर आप एक रूम में मुझे बिठा दें और मुझे किसी से बात ना करनी पड़े, तो मैं बात किए बगैर 2 घंटे गुजार सकता हूँ वहाँ पे। ये वो एलन वॉट ने आई थिंक एक दफ़ा कहा था, उसका मैंने कहीं पढ़ा कि फॉर अ मैन द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इज़ टू सिट अलोन फॉर 30 minutes with his own thoughts, which is so difficult despite ये जो आजकल Instagram और वो वाली चीज़ है कि just like you were sitting there without doing I actually anything. prefer that. Okay, you can do that. I don't think it's something I would use the term I can do it. It's just that it's easy for me. It comes naturally. So it's not a monkey mind कि बस हर वक्त दिमाग चल रहा है. दिमाग हर वक्त ही चलता है, Yeah, you can control. हाँ, सोशली इंडल्ज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना, फैक्ट, वो सिटिंग इन पीस एंड रिलैक्सिंग एंड हाइबरनेटिंग टाइप की बात कर रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आई कैन सिट अलोन एंड थिंक ऑफ 50 डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड थिंक ऑफ सॉल्विंग दोज 50 डिफरेंट प्रॉब्लम्स विदाउट कम्युनिकेटिंग विद एनीवन। सोच वाली दुकान बंद नहीं होती मेरी, सोते वक्त भी नहीं होती बंद, बल्कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। मैं पॉडकास्ट प्ले करके सोता हूँ। Okay. मैं ऐसे नहीं सोता, मुझे पॉडकास्ट चलती भी चाहिए आँख बंद करने के लिए अपनी। Okay. तो और सुबह उठता हूँ तो याद होता है क्या बोला गया है। And how do you then shut off your brain? Because वो भी तो ज़रूरी है ना कि
वो जो दिमाग की एक बत्ती है या वो जो मंकी है दिमाग का, उसको भी तो यू नीड टू sort of थोड़ा सा शट ऑफ करने की ज़रूरत क्या है उसको? to I don't know to bring like more idea because again मैं कुछ कहीं पढ़ रहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग आई थिंक उसने क्वेश्चन थ्रो किया एक एंटरप्रेन्योर के साथ वो पॉडकास्ट था. उसने कहा कि हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ यू वांट टू बिल्ड फॉर योरसेल्फ. अब उसने कहा कि हाँ मतलब यू नो आई वांट दिस मच मनी ब्ला 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 बट ही वाज लाइक नो दिस इज लाइक अ वेरी मटीरियलिस्टिक लाइफ. व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ यू वांट टू matlab let's say ke like outside of these things, like if you visualize your life, like how do you want to do it? Because अगर आपने वो करना है तो then like ज़ाहिर है हर वक्त अगर आपका दिमाग चले then you don't think too much about these deep thoughts. I don't know if it makes sense. Elaborate, थोड़ा सा elaborate करें. So as an example, how do we normally spend our days or lives? सुबह उठते हैं, काम किया, मीटिंग्स की, मीडिया किया, फिर काम, मीटिंग्स, मीडिया किया, पूरा दिन. अब आप लोग जब पाकिस्तान आते हैं तो जैसे उज़ैर कह रहा था कि 8-8 घंटे के जो मतलब आपका नॉर्मल वो है वो प्रॉब्ली आप लोग उसको 20-20 घंटे चीज़ें कर रहे हैं. बट इफ़ यू आर इन लाइक सो मच हरी, लाइक यू डोंट गेट अ टाइम टू सॉर्ट ऑफ डाइसेक्ट नेचर, डाइसेक्ट लाइक थॉट्स. बिकॉज उसके लिए आपको बैठना, आप ये नहीं कर सकते मैं पॉडकास्ट भी सुन रहा हूँ, मीडिया भी सुन रहा हूँ, रस्ते में आते हुए मैं और थॉट्स ले आऊँगा, चीज़ें ले आऊँगा. अच्छा, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब तुम खाने का निवाला लेते हो तो उस निवाले को किस तरह तुम एंजॉय करते हो अपनी सबकॉन्शियस. व्हेन डू यू गेट प्रेजेंट? यस, वो जो प्रेजेंटनेस है आई थिंक सादे लफ्ज़ों में. तो इसके लिए हम लाइफ को डिफाइन करते हैं. पहले लाइफ इज एक्सपीरियंसेस, टाइम इज जस्ट एक्सपीरियंसेस. मेरी और आपकी जॉब ये है कि उस एक्सपीरियंसेस से कितनी मेमोरीज कन्वर्ट कर सकते हैं हम. ज़िंदगी और वक्त सिर्फ तजुर्बे हैं डिफरेंट तरीके के. जब आप सुबह उठते हैं, ब्रश करना वगैरह, ये सब तजुर्बे हैं डिफरेंट तरीके के. अब इनमें से कौन से ऐसे तजुर्बे हैं जो 50 साल बाद आपकी मेमोरी में बस जाएं, हम वो कलेक्ट कर रहे हैं और वो कन्वर्जन कर रहे हैं. एक दुकान में 100 कस्टमर आता है, उसमें से 20 को आप प्रोडक्ट बेच सकते हो. वो 20 आपकी मेमोरीज़ हैं जो हम और आप निकालना चाह रहे हैं. मेरे लिए ज़िंदगी ये है. और ये एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है विच इज़ कॉल्ड थिंग्स टू डू. क्या चीज़ें करनी है मैंने. जब आप बहुत सारी चीज़ें करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बहुत सारी मेमोरीज़ बढ़ जाएगी. जब आप कम चीज़ें करोगे तो मेमोरी क्या होगी, टिकटॉक देखा मैंने, टाइम वेस्ट किया मैंने. तो इसलिए जो मेरी डेफिनेशन है उसकी बेस पे मुझे स्केड्यूल में बहुत सारी चीज़ें डालनी हैं. मैं आपके पॉइंट पे आऊँगा अभी, मुझे पता है अभी भी आप वहीं पे स्टक हैं. मुझे स्केड्यूल में बहुत सारी चीज़ें डालनी है, बहुत सारी मेमोरीज कन्वर्ट करने के लिए. अब माइक्रो लेवल पे आ जाते हैं आपकी बात पे कि आप ईच मेमोरी को लिव कैसे कर रहे हो. और इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि बुर्ज खलीफा पे शो हो रहा है और मैं पीछे खड़ा हुआ था, देख रहा था, तो लोग आंखों से नहीं देख रहे थे उसको, वो अपने फ़ोन से देख रहे थे उसको. तो आप मुझे भी ये कह रहे हैं कि तुम आंखों और दिमाग से अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हो, दिल से कैसे जी रहे हो, तुम फ़ोन से जी रहे हो, यानी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो. यार वो मेरा ख्याल है इंसान की साइकोलॉजी में है ना, कुछ एक चीज़ है कि आपने अपना दिन गुजारा और चीज़ें की और रात में आप उनको जी रहे होते हो. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे टाइप के इंट्रोवर्टेड कि रात में जब आप बैठे होते हो ना तो आप सोचते हो मैंने ये किया. और ये चीज़ एक और वे में मेरे सामने आती है जब मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ ना और बहुत ज़्यादा खामोशी होती है और कोई नहीं जाग रहा होता, तो मेरे मेमोरी में पूरा पास्ट घूमता है. और ये नेचुरली है. और वो एक सैड मोमेंट होता है मेरे लिए क्योंकि आप अकेला फील कर रहे होते हो बहुत ज़्यादा उसमें. तो मेरा ख्याल है उस वक्त मैं ज़िंदगी बेहतर जीता हूँ ज़्यादा rather than present. Okay. And do you also feel lonely at some times? नहीं, अब नहीं. पहले यस, अब बहुत लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग, मतलब ओवरवेलमिंग हो जाता है. और कभी कभी बुरा भी लगता है कि आप एक इंसान को टाइम दो और दूसरे को भी टाइम दिया हुआ और वो स्केड्यूल मैसअप हो जाता है. बट लेट्स से अगर हम उससे भी अगेन निकल के, एक होता है ना कि कुछ ख्वाहिशात ज़िंदगी की या बचपन की अभी भी वो जो होल्स हैं जो हील नहीं हुए हुए वो रह जाते हैं कि डिस्पाइट हैविंग द मनी एंड द फेम एंड द रिलेशनशिप्स एंड द फैमिली एंड यू नो द दोस्त एंड एवरीथिंग. बट कुछ होता है कि नहीं यार अभी तक ये जो चीज़ है ना
Like I still like really miss. As an example, I was sitting with someone, तो उसने कहा कि यार मैं सब कुछ मशहूर भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट अभी तक मेरा ना बाप मेरे से शायद ना उस लेवल पे वो नहीं है, अभी भी मुझे वो अभी भी बस ना वैसे ही नहीं होता है. ठीक है, वो रिस्पेक्ट है, सारा कुछ है, बट आई रियली डीप डाउन वांट कि मेरा अब्बा जो है ना, लाइक उनको मैं कॉन्कर नहीं अभी तक कर पाया. बहुत प्यारा सवाल किया आपने. इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ. एक मैं किस तरह क्रेव कर रहा हूँ वो चीज़, और एक मैं क्या कर सकता हूँ. पहले तो मुझे आज की सोसाइटी में जो ट्रांजैक्शनल दोस्तियाँ होती हैं ना, आई एम नॉट यूज टू इट. आई वोंट से नॉट यूज टू इट, मैं कहूँगा कि मुझे समझ नहीं आती वो चीज़. मैं थोड़ा यार बादशाह टाइप का आदमी हूँ, अपना नुकसान करके दोस्त को फ़ायदा पहुँचाने वाला आदमी हूँ, और वो मुझे दिखता नहीं है कहीं वो चीज़. शायद हो, शायद मेरा सैम्पल साइज़ छोटा है, मेरा सर्कल छोटा है, मुझे नहीं मिलते होंगे ऐसे लोग. तो वो चीज़ मैं बड़ा क्रेव करता हूँ और मिस करता हूँ. और ये इसमें ये नहीं है कि बचपन का दोस्त हो या अभी का दोस्त हो, मुझे लगता है सब थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं लोग, और वो चीज़ बहुत मिसिंग है ज़्यादा. अच्छा, अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ. आपने जो वालिदैन वाले लोगों की बात की थी, मैंने अभी इस पे बात की है एक वीडियो में, कि हमारे माँ बाप जो है ना, वो दोस्त हैं जो हम सीख करते हैं दुनिया में. अब मैं थोड़ा डेप्थ पे जाता हूँ, इमोशनल बात नहीं करता. दुनिया के सबसे ज़्यादा सेल्फलेस लोग, भूख लग रही है आपको खिलाएंगे, कपड़े फटे हुए हैं आपके लिए ईद पे कपड़े लेंगे, चप्पल टूटी हुई है आपके लिए चप्पल जूते लेंगे ईद पे. तो इतने सेल्फलेस लोग, अगर आप इनमें से माँ बाप का टाइटल हटा दो, तो ये तो फरिश्ता दोस्त हैं आपके लिए. अगर ऐसा कोई दोस्त मिल जाए जो हर वक्त आपकी केयर कर रहा हो, तो ये तो फरिश्ता हैं लोग. नहीं, बट आई वुड ऑल्सो आर्ग्यू अ डेविल्स एडवोकेट के डू यू, बिकॉज आई हैव सीन दिस इन फ्यू पेरेंट्स, लाइक दोस्तों के आगे, कि उसमें भी कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस तो होती है. हर इंसान दुनिया में जो भी कुछ कर रहा है, बेशक कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, एक सेल्फिशनेस है. एज एन एग्जाम्पल, माँ बाप बच्चे को पूरी ज़िंदगी पालते हैं, और फिर 40 साल की उम्र में जब बच्चा जाता है, 50 साल में जाता है, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती है. वो जो पाकिस्तान में तो ताने हम मारते हैं कि तुम्हें मैंने पूरी ज़िंदगी जो है वो पढ़ा किया, ये किया, और अब तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो. तो वो कहीं ना कहीं तो वो भी ट्रांजैक्शनल है. इट्स नॉट रियली अनकंडीशनल लव. अच्छा, जिस चीज़ को आप ट्रांजैक्शनल कह रहे हैं ना, अगर वो नहीं होगी ना, तो शायद आप रिस्पॉन्सिबल भी ना बनो. मे बी वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाह रहे हैं. मे बी चलो मान लेते हैं कुछ थोड़ी देर परसेंटेज, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि यार माँ बाप का प्यार भी ट्रांजैक्शनल है. जिस बच्चे के पास ज़्यादा पैसा होता है उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, मान लेते हैं. मे बी, मैं वैसे नहीं मानता इसमें. ठीक है. मेरा ख्याल ये है कि दुनिया में रह रहे हैं ना, तो हर बंदे की साइकोलॉजी अपने पेट की भी है और आपके पेट की भी है, अगर वो आपसे कनेक्टेड है और आपसे प्यार करता है. मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ऐसे इंसान ना मिलें जो सिर्फ अपना ही सोच रहे हों. ये म्यूचुअल सोचना, इट्स फेयर गेम, राइट? अपना भी थोड़ा सोचना चाहिए. और मुझे अभी एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि नो वन इज़ अगेंस्ट यू, एवरी वन इज़ जस्ट लुकिंग आउट फॉर देमसेल्व्स. गौर करें, अगर ये एक्सपेक्टेशन होगी ना, तो आप किसी से नाराज़ नहीं होंगे. कोई आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा, सब सिर्फ अपना सोच रहे हैं. अब आपने ये डिस्टिंग्विश करना है कि कौन अपना सोचने के बाद, पेट भरने के बाद, जो चिकन उसकी प्लेट में है वो फेंक देता है या आपके साथ शेयर करता है. तो मैंने तो अपने आप को ये कन्विंस कर लिया है ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में कि पहले मुझे कोई नहीं खिलाएगा. माँ बाप हैं, मैं उनको स्पेशल मानता हूँ, वो पहले खिलाते हैं. इसके अलावा कोई मुझे पहले नहीं खिलाएगा, कोई मेरे बारे में पहले नहीं सोचेगा. फेयर गेम ये है कि वो अपने बारे में सोचे, और फिर कुछ बच जाए तो वो बोले यार ये लो, ये तुम्हारी टेक केयर हो गई, या किसी और की XYZ हो गई. अगर इंसान की फितरत में ये है ना कि मेरी जो एक्सेसिव रिसोर्सेज हैं या एक्सेसिव नॉलेज है वो मैं शेयर कर दूं, मेरे लिए चलो फेयर गेम है. मुझे फरिश्ता नहीं चाहिए दुनिया में. एंड यू ऑल्सो मैंशनड कि वो जो हमने जैसे शुरू में क्रेविंग वाली बात की, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू आर क्रेविंग राइट नाउ, लाइक डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग? कोई ऐसी चीज़ें हैं कुछ ज़िंदगी में विच यू आर स्टिल लाइक आई रियली नीड, यू नो, दीज थिंग्स, नॉट लाइक मटीरियलिस्टिकली वैसे? अच्छे दोस्त होने चाहिए. आई थिंक उसकी बड़ी कमी है. यू स्टिल फील लाइक यू हैव अ स्मॉल जेन्युइन फ्रेंड्स का सर्कल? असल में प्रॉब्लम ये है कि लाइंस बहुत ब्लर हो गई हैं, दोस्तों की तादाद बढ़ गई है, और आपको कभी कभी समझ नहीं आता कि ये क्यों मेरा दोस्त है. तो मेरा ख्याल है अच्छे दोस्त होने चाहिए, और वो
क्योंकि मेरी ब्रेन की चिप भी थोड़ी करप्ट हो गई है बिकॉज ऑफ हैविंग रिसोर्सेज, मुझे शक की निगाह से देखना पड़ता है, तो उस वजह से डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इंसान पहचानना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, आप इंसान नहीं पहचान सकते। कोई क्लेम करता है ना कि यार मैं रीड कर लेता हूँ फ़ौरन, वो सब झूठ बोलते हैं। इंसान पहचानना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मुझे अगर कोई कहना मैं तुम्हें पहचान गया हूँ तो मुझे दूसरे दिन बदलना भी आता है। इंसान इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आप इंसान नहीं पहचान सकते। हाँ, आप इंसान के मोरल्स पहचान सकते हो, उससे आप बता सकते हो कि यार ये जो पिलर्स लगे हुए हैं ना, वो लिटमस टेस्ट वो वाला बिल्डिंग कैसी बनेगी। मोरल्स टेस्ट कर लिए उस पर बिल्डिंग। तो मुझे लगता है कि अच्छे दोस्तों की क्रेविंग, दैट्स वन। और कोई चीज़? फिटनेस की वजह से खा पी नहीं सकता अच्छा सा, ये भी कमी है थोड़ी। और ये लोगों को नहीं पता, मैं बताऊंगा पहली बार, दिस इज़ एक्सक्लूसिव। मैं जिस वक्त अपनी पहली पॉडकास्ट की थी ना, उसके पिछले 4 साल तक मैं बड़ा बीमार रहा था। तो मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे कुछ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा, जो आप कहते हैं ना, स्टोइक एंड डिसिप्लिन्ड हो गया था लाइफ में अपनी। और ये किस ईयर की बात है? ये 2021-2022 की बात है। मैं 2017 से लेके 2022 तक बहुत सख्त बीमार रहा हूँ। इतना बीमार रहा हूँ कि आप बोलें कि ये बंदा चल भी कैसे रहा है। ओके। तो ये लोगों को नहीं पता, ही मैं पहली बार बता रहा हूँ। और क्या डिजीज़ या क्या प्रॉब्लम क्या था? मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था, और फॉर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना, प्रोटीन शेक लेना और डिहाइड्रेटेड रहने की वजह से हुआ था। ओके। एंड इट वाज वेरी सिवियर, लाइक इतना सिवियर था कि शायद सर्जरीज करके मुझे परमानेंटली मेरी स्टमक से निकालने पड़ती चीज़ें। और उसके बाद फिर यू सॉर्ट ऑफ चीज़ें चेंज हुई, लाइक डिसिप्लिन या व्हाट? मैं उस दौरान बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ज़्यादा हो गया था। मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं चीज़ों को दवाइयों के बजाय डिसिप्लिन से सॉल्व करना चाहता हूँ, और वो कह लें गलती भी है, और उसका फ़ायदा भी हुआ कि आदत पड़ गई डिसिप्लिन होने की। लेकिन मैं डॉक्टर्स के पास नहीं गया था, और जब मैं गया था उन्होंने कहा आप बहुत बुरे हाल में आए हैं। और अगेन क्रेविंग वाले के ऊपर, डू यू ऑल्सो क्रेव फॉर लाइक पीसफुल माइंड एज वेल? आई थिंक आई एम एट पीस। मुझे वो जो कहते हैं ना कि यार पैसे होने के बाद सुकून चला गया है, मेरा सुकून नहीं गया। वो नए नए अमीर वाले लोग होते हैं जिनका सुकून चला जाता है। मेरा ख्याल है मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ, और सुकून सिर्फ इस चीज़ से नहीं होता कि आप अपने लिए क्या ले सकते हो, या आप कितना सो सकते हो, या आप कितना फ्री टाइम निकाल सकते हो। सुकून इस चीज़ से भी होता है कि आप कितने लोगों की ज़िंदगियों में इम्पैक्ट कर रहे हो। वो एक, ये भी सेल्फिशनेस है, आप कहें ट्रांजैक्शनल, अंदर से फीलिंग अच्छी आती है, और चीज़ें करने का दिल करता है। तो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू पीस, आई एम ओके इन दैट डिपार्टमेंट। लाइक डू यू थिंक पीस और फ्रीडम, लाइक इन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पीस। एंड फ्रीडम से ही पीस आता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अगर आप किसी को इम्प्रिजन कर दें, हम फ़लस्तीन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो इम्प्रिजनड हैं समझें, तो शायद उनको कुछ लम्हे मिल जाते हों पीस के, जब वो भूल जाते हों कि हम कहाँ हैं और हम क्या हो सकता है नेक्स्ट। लेकिन परमानेंट पीस तो नहीं है ना उनके पास। और मैं अपने ही आप को निगेट करते हुए, अपने आप से डिसएग्री करते हुए कह देता हूँ, there is no such thing as permanent peace, so that expectation should be eliminated from your brains. वो खान साहब ने कहा था कब्र में है सुकून, जो है वो सिर्फ कब्र में होगा। वहाँ भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों के लिए। जो हमने आफ्टर लाइफ वाली बात की थी, अगर उस इक्वेशन को आप बिठा दें तो बहुत सारे लोगों के लिए तो वहाँ और ज़्यादा मसला, वहाँ तो गेम शुरू होगी। Why do you think कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? Like there are a lot of definitions and there is no one right definition. लोगों की खिदमत के लिए भेजा है, तो ये है तो वो है। Like in your thought process, why do you think we are on this world? And do you think वो जो आपकी अपनी definition है वो evolve भी हुई है या नहीं? इस पे थ्योरी बैठती है, द प्री डिटरमिन्ड थिंग्स वाली थ्योरी, कि बहुत सारे लोगों को एक आइलैंड पे डाला गया है और उनको टेस्ट करना है कि कौन सा बंदा प्राइस मनी जीतेगा, या कितने लोग प्राइस मनी जीतेंगे। और उसमें आप एक दूसरे के साथ एक्शंस आपके बताएंगे कि आप कितना एहसास रखते हैं, कितना हायर पावर पे बिलीव रखते हैं, कितना आप खुदाई फील नहीं करते, और उसके बाद डिटरमिन होता है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें पैदा किया गया है एक टेस्ट के लिए,
कि आप कितने अच्छे हैं अंदर से और कितने अच्छे बन सकते हैं, कितना लर्न कर सकते हैं, कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं एक दूसरे को। फ़र्ज़ करें अगर किसी ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाई तो उसने तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट से सोचा कि ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, इसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे। बट क्या उसने हज़ारों लाखों लोगों के लिए भला कर दिया? तो अल्टीमेटली आप और मैं तो सवाब के एस्पेक्ट में उसके बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में अगर एक इंसान हज़ारों लाखों लोगों का भला कर जाता है तो वही तो हमारा टेस्ट है ना। एक हुकूकुल्लाह साइड है, एक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह इज़ बिटवीन यू एंड द गॉड, तो वो उसमें तो मुझे फ़ील होता है कि थोड़ी लीनियंसी मिल जाएगी, माफ़ी मिल सकती है। लेकिन हाउ यू आर टू अदर पीपल, उसी के ऊपर हमारा पूरा क्रिमिनल सिस्टम भी बेस्ड है। हमारा क्रिमिनल सिस्टम अगर आप नोट करें, सज़ा और फ़ायदा किस चीज़ में है? आप दूसरे लोगों के साथ कैसे हैं उस पर सज़ा और फ़ायदा है। आप अगर किसी का कप भी तोड़ते हैं ना तो वो उसका कप है, यानी आप उसके साथ कैसे हो। किसी की गाड़ी से टकराती है तो सज़ा इस चीज़ पे नहीं है कि लोहा लोहे से टकरा गया या बम्पर से टकरा गया। सज़ा इस चीज़ पे है कि उसकी प्रॉपर्टी आपने डैमेज की है। बट यू मेंशन कि जैसे खुदा ने हमें टेस्ट के लिए भेजा है, बट खुदा को या अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि हमें क्यों टेस्ट के लिए, मतलब क्या वजह है? बिकॉज उसके पास सब कुछ है, फ़रिश्ता इबादत के लिए हैं। बिकॉज ये वाली थ्योरी भी जो है कि जी हम अल्लाह की इबादत करें, वो इतने कर रहे हैं, वो तो ऐसे ऐसे फ़रिश्ते हैं जो सिर्फ एक फ़रिश्ता है जो पूरी ज़िंदगी सजदे में ही है। सो वाई लाइक खुदा को या अल्लाह को क्या नीड है इस चीज़ की? अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है ना। हम अब आप इस थ्योरी से जाएंगे हमारी एग्जिस्टेंस की थ्योरी पे कि वाई डू वी एग्जिस्ट। अभी आप कह रहे हैं कि हम दुनिया में क्यों आए, वाई डू वी एग्जिस्ट। अब वाई का जवाब तो आप ये नहीं पूछ सकते कि यार अल्लाह ताला हम आए ही क्यों हैं, मतलब मसला क्या है, समझ नहीं आ रहा, हम आते ही नहीं। मैं शुरू कर रहा हूँ कि हम आ गए हैं, डिसाइड हो गया हम आ गए, अब वहाँ से टेस्ट शुरू हो रहा है। अब हम आए क्यों हैं ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये तो आप वो स्पेस के उस सेक्शन में चले गए हैं जहाँ कोई एंडिंग है ही नहीं। ये तो ऊपर जाके पता चलेगा ना कि क्यों हमने भेजा क्यों था। ये अगर किसी को पता है ना तो मेरा ख्याल है वो जिंदा नहीं है। या ये वाला सवाल का जवाब शायद हमें ऊपर जाके पता चले कि असल में हम लोग क्यों थे नीचे। यार हम अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे कुछ ऐसे जवाब हैं जो दे ही नहीं सकते। हमें दिमाग का एक सर्टेन हिस्सा यूज़ करने का कहा गया है, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है हम उस तरफ जा रहे हैं जो आप साइकेडेलिक्स लेने के बाद जिस डेप्थ में चले जाएंगे ना आप। हम लोगों ने तो सारी कॉफ़ी पी है, तो अभी तो ये कॉफ़ी शायद इसके अंदर कुछ हो। हाँ, ये कॉफ़ी तो मेरा ख्याल है ये जवाब नहीं निकाल सकती मेरे अंदर से। And what is the meaning of life? Do you think like right now, और again उसमें भी like when you were younger, maybe शायद उस टाइम सोचा ना हो, मैंने तो नहीं सोचा था, and now when you have everything, sometimes you get a chance to think about things. Do you think कि like what was your definition before and what is your definition now, at least at this point in time? Maybe in 30-20 years it will change. अच्छा, मुझे ज़िंदगी का मीनिंग समझ नहीं आता to be honest with you। मैं बहुत बार ये देखता हूँ लोग तैयार होते हैं, शादी में जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, गाड़ी एक जगह से चला के दूसरी जगह जाते हैं। मुझे कभी कभी तो ये भी समझ नहीं आता कि जो सोशल पर्पसेस के लिए लोग दूर दूर जाते हैं वो क्यों जाते हैं। यानी 2 घंटे की ड्राइव करके 20 मिनट बैठना, तो बहुत सारी चीज़ों का पर्पस समझ नहीं आता, अनडिफाइंड है। मैं इसको इसीलिए सिंप्लीफाई करके मैंने कहा है कि एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज आउट ऑफ इट। तो आई थिंक लाइफ मेयरली इज एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज आउट ऑफ इट। आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस हैव फिगर्ड आउट कि ये क्यों है और क्या है। मैंने और आपने फिगर आउट नहीं किया कि आपने क्यों अपनी दाढ़ी बढ़ने दी और मैंने क्यों बढ़ने नहीं दी। आपको सुबह उठ के ये खाने का दिल क्यों करता है और मुझे कुछ और खाने का दिल क्यों करता है। वी हैवंट फिगर्ड आउट कि क्यों हो रहा है ये सब। एंड टॉक टू मी थोड़ा सा अबाउट जो लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप लाइक दीज डेज, लाइक हाउ डू यू डिफाइन फ्रेंडशिप? आजकल तो उधार मांगने का तरीका है दोस्ती। तो एंड डू यू थिंक अभी ज़रा चेंज हुई है ये डेफिनेशन कंपेयर टू व्हेन यू वर यंगर, और स्कूल कॉलेजेस के अंदर वो जो दोस्तियाँ थी वो ज़रा एक और तरह की थी, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया या बिकॉज ऑफ द पैसा इट इवॉल्व्ड? यार वो और तरह की थी, लेकिन वही लोग बड़े होके वैसे ही हो गए जैसे आज का दौर है। तो मेरा ख्याल है ये दौर का कुछ मसला है। ये जो मट्टी और खुशबू है ना उसमें कुछ मसला लग रहा है मुझे। दोस्ती असल में वो चीज़ है जो एक दिमाग और दिलों की कनेक्टिविटी है, विद और विदाउट वर्ड्स। आप साथ में हारना भी जानते हैं
और साथ में जीतना भी जानते हैं, ये दोस्ती है। दोस्ती इज़ नॉट अबाउट एक्सट्रैक्टिंग ईच अदर्स रिसोर्सेज, इट्स मोर अबाउट बिल्डिंग दैट मेमोरी आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस। आपको कुछ लोग लाइफ में ऐसे मिले होंगे जिनके साथ आप क्रिकेट भी खेलने में एंजॉय कर रहे हैं, पत्ते भी खेलने में एंजॉय कर रहे हैं, और बात करने में भी एंजॉय कर रहे हैं, और खामोश बैठने में भी एंजॉय कर रहे हैं। That's very rare. हाँ, आपको इनको ऐसे बंदे को ही आप दोस्त कहते हो कि जिसके साथ आपको होना ही पसंद है और एक्सपीरियंस करना ही पसंद है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको फैसिनेट करते होंगे, लेकिन उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं होगा। फ़र्ज़ करें आप अगर अभी किसी के फ़ैन हैं, आपको वो फैसिनेट करेगा, लेकिन टाइम उसके साथ स्पेंड नहीं कर पाएंगे। यू वोंट एन्जॉय इट बिकॉज यू वोंट बी योर सेल्फ। तो दोस्ती एक और एस्पेक्ट ले लें कि दोस्ती ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को नहीं भूलते। यू कैन बी योर सेल्फ एंड स्टिल एन्जॉय योर टाइम। And how many close friends do you have? 2 या 3 दोस्त हैं अच्छे मेरे, लेकिन एट अ टाइम मेरा हमेशा ऐसा हुआ है कि लाइफ में एट अ टाइम एक ही बड़ा अच्छा दोस्त हुआ है, और उसी के साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ट्रैवल हुआ है, पढ़ाई हुई है। हमारे मैट्रिक इंटर के टाइम पे मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम अब्दुल सत्तार है, उनको हम सनी बोलते हैं। तो उनके साथ पढ़ाई का मेरा बड़ा रुझान रहा है एक साथ। फिर मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में था तो एक साहब थे जो अपने आप को आर्नल्ड समथिंग कहते थे, उन्होंने अपना नाम चेंज किया था। वो जोर्डेनियन थे, मुस्लिम थे, अली नाम था उनका रियल, और उनके साथ पढ़ाई में बड़ा मज़ा आता था मुझे। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट ऐसे दोस्त बने हैं जिनके साथ आप कहते हो ना, जो कभी नहीं भूल सकते आप। और लेकिन वो उतनी ही डेप्थनेस है जो यहाँ वाले दोस्त, बिकॉज नाउ यू डोंट लिव हियर, डू यू फील लाइक द कनेक्शन इज द सेम, या वो भी इवॉल्व हुआ है कहीं ना कहीं? नहीं, मुझे एडजस्ट करना पड़ता है ना, वो कनेक्शन सेम हो नहीं सकता। कुछ मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पहले बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब मिलने के बावजूद अच्छे दोस्त नहीं रह पाते। तो वो उनका सोचने का तरीका चेंज हो गया है। कनेक्शन बचता है आपके सोचने के तरीके से। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दोस्त हो जो कंटिन्यूसली चला ही आ रहा हो और सोच भी मिलती जा रही हो। ओके, एंड उसमें भी लेकिन इंटरेस्टिंग है ना, डू यू फील लाइक यू आर ग्रोइंग या दे आर स्टिल देयर, या वो अपने अपने रास्तों पे ग्रो हो रहे हैं लोग और एक उस पर शायद ग्रो नहीं हो रहे हैं? अपने अपने रास्तों पे ग्रो हो रहे हैं। मेरा ख्याल है ये उसी तरह है कि एक क्रॉप आपको अंगूर उगा देता है और एक आपको फालसे उगा देता है। दोनों के अपने फ्लेवर्स हैं, लेकिन दोनों एक फील्ड में उग नहीं सकते। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ ये जो आजकल की कंटेंट क्रिएशन है? यू आर part of the creator economy as well, unfortunately, but how do you see that again usme, whether it's a family vlogging, whether it's Instagramming, TikTok world एक बिल्कुल अलग है, फिर जो लॉन्ग फॉर्म कुछ लोग हैं कंटेंट बना रहे हैं, फिर द पब्लिशर्स जैसे हम लोग हैं, फिर पॉडकास्टिंग एक अलग बिल्कुल वो है। हाउ डू यू सी द ओवरऑल इकोसिस्टम? यार यहाँ पे 50% से ज़्यादा ऐसा कंटेंट है जो कि किसी के काम का नहीं है। वो बस मोनेटाइजेशन डॉलर्स कलेक्ट करने के लिए है और उसका सर पैर कुछ नहीं है। 50% से ज़्यादा। हर सोसाइटी में अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी अच्छी साइड पे हो ना तो मेरा ख्याल है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं लोगों के लिए। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे ज़रूरत है रफ्तार जैसे चैनल्स की, UN जैसे चैनल्स की, आपके जैसे चैनल्स की और ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि ग्रो नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग भी कॉन्स्टेंटली डिस्करेज्ड होते हैं लोगों की लैक ऑफ इंटरेस्ट से, इवन दो दे आर इंटरेस्टेड इन हियरिंग व्हाट यू आर सेइंग, बट दे जस्ट डोंट हैव द अटेंशन स्पैन। तो या तो हमें कोई ऐसा वे फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम 3 से 10 सेकंड में कोई बात पहुंचा दें, और उसके लिए हमें वो व्हाट्सएप का 2x वाला बटन दबाना पड़ेगा लोगों को बताने के लिए। And what kind of a content you consume mostly in Pakistan और वैसे भी उसके अलावा? मैं मोस्टली पॉडकास्ट देखता हूँ, और वो पॉडकास्ट भी है ना थोड़ी इंटेलेक्चुअल टाइप की थोड़ी वो होती हैं, जो कि मंकी थ्योरीज एंड स्टफ लाइक दैट, जो कि कंस्पिरेसी थ्योरीज वाली बातें होती हैं, वो मैं ज़्यादा देखता हूँ। और बाहर की या पाकिस्तानी है? बाहर की। पाकिस्तान में कहाँ बनती है ऐसी कोई चीज़, अभी तक देखी नहीं मैंने। आपकी नज़र में है कोई? नॉट रियली। या तो कंस्पिरेसी थ्योरीज देखता हूँ मैं बाहर की,
दूसरी मैं देखता हूँ अगर कोई कुछ सिखा रहा हो ना, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। जैसे मैंने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस जब 10 साल पहले शुरू किया था, तो उसको मैंने लर्न किया था यूट्यूब से। अच्छा, ये लोगों को नहीं पता, हाउ टू बाय कमर्शियल रियल एस्टेट ये डाला था मैंने और वहाँ से सीखना शुरू कर दिया था। ओके। अच्छा, उस वक्त डीप सीक, ग्रॉक 3, चैट जीपीटी ये सब नहीं था, तो हमारी रिसर्च यूट्यूब और गूगल सर्च इंजन पे सवाल लिखने से होती थी। लर्निंग के लिए देखता हूँ कंटेंट, ऐसा कंटेंट देखता हूँ जो फैसिनेटिंग है। और एज़ फार एज़ मूवीज़ आर कंसर्न, क्योंकि वो भी कंटेंट में ही आ जाती हैं, मूवीज़ मुझे ऐसी पसंद हैं जो थोड़ा साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स टाइप की, मिस्ट्री टाइप की मूवीज़ पसंद है, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े कि एंड में होगा क्या। और लाइक डू यू वॉच सीजन्स या मूवीज ज़्यादा? सीजन्स भी देखता हूँ, जैसे अभी एक सीज़न है रीचर के नाम से, आई वॉच दैट फुली। ओजार्क मुझे बड़ा पसंद है। मुझे क्राइम सीजन्स बड़े पसंद हैं, नार्कोस टाइप के, वेयर देयर अ क्राइम स्टोरी इन्वॉल्व्ड। और ज़्यादातर मैं मूवीज़ और सीरीज़ वही देखता हूँ जो रियल लाइफ पे बेस्ड हों। मुझे वो फिक्शन इतनी पसंद नहीं है। एंड अभी रिसेंटली जैसे पैलेस्टाइन वाला जो पूरा हुआ, उसके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका आई थिंक पब्लिक ओपिनियन था। उसको हाउ डू यू सी? बिकॉज ज़ाहिर है उसमें कोई वो तो नहीं है कि जी अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो तो एक हर किसी को पता है कि यार एक जुल्म है। उसके ऊपर तो कोई अगर ये बात करता है कि नहीं दोनों साइडें सुने, वो तो ज़ाहिर है उस स्टोरी से ही बंदा बाहर है। बट वी हैव ऑल्सो सीन कि पाकिस्तान में वेदर इट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों, मेन स्ट्रीम के लोगों, क्रिएटर्स बेचारों की एक अपनी मजबूरी इन अ वे कि जी वो कंटेंट डिलीट हो रहा है, हमारी रीच ख़त्म हो रही है, ये वो सारा। Where do you see the responsibility of these media personalities, जिसमें सारी creators भी होंगे, mainstream के भी लोग हैं? अब एक बात बताएं, अगर किसी गलत चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना मुश्किल नहीं होता तो उसको हम क्यों प्रेज़ करते? फिर वो चीज़ ही मुश्किल क्यों होती है? अगर कुछ गलत हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, तो आवाज़ उठाने पे ताली क्यों बजती है और बहादुरी क्यों कहते हैं हम उसको? तो ये जो एक्सक्यूज़ेज़ है ना कि मेरा कंटेंट डिलीट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तो पहले साइड पे कर दें लोग। या तो इतने ताकतवर बनो कि अपनी अल्टरनेट इनकम सोर्स बनाओ, ताकि यू हैव, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, इफ़ यू हैव फक यू मनी, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। तो मेरा सबसे पहले शिकायत जो बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना उनसे है कि यार तुम रोज़ सुबह फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हो, तुम एक बात नहीं कर सकते। और किसी ने की होगी तो उसको सैल्यूट भी है, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा मैं ये समझता हूँ कि दुनिया दो तरह की जंगों पे चल रही है। एक है वॉर ऑफ रिसोर्सेस और एक है वॉर ऑफ नैरेटिव। और अभी मैं अपने एक बड़े प्यारे दोस्त से कह रहा था कि वॉर ऑफ नैरेटिव में हम ज़ीरो हैं। हमारा नेटफ्लिक्स पे भी कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो एक नैरेटिव पोर्ट्रे कर रहा है कि हम इस तरह की कौम है, हमारे ये प्रिंसिपल हैं और हम इसलिए फ़ायदेमंद हैं दुनिया के लिए। वी डोंट हैव नो नैरेटिव। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया बहुत आगे निकल चुका है उस चीज़ में। और मेरी बात की गहराई नोट करिएगा, मैं जनरलिस्टिक टर्म्स में बात नहीं कर रहा कि उन्होंने अक्षय कुमार की मूवी डाल दी है। मैं कह रहा हूँ उनकी मूवीज़, उनके कंटेंट, उनकी सीरीज़ में एक नैरेटिव है कि वी आर अ प्राउड नेशन, हमारे ये रूल्स हैं, ये मोरल्स हैं। ठीक है, हमें कंजूस बोलते हो, हमें काला बोलते हो, हमें ये बोलते हो कि हम नहाते नहीं हैं, दे आर फाइन विद इट। वो बोलते हैं हम काम पे फोकस्ड हैं, हमारी इन्वेंशंस हैं, हम चांद पे गए हुए हैं, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स सबसे अच्छे हैं, हमारे यहाँ के इंजीनियर सबसे अच्छे हैं, आईटी में हमसे अच्छा कोई नहीं है, स्कैम भी हम पूरा करते हैं। वो खुद अपनी सीरीज़ में बताते हैं कि स्कैम भी करते हैं, सो व्हाट। तो वो उनकी एक आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। हम ABCD हैं अपने मुल्क में रहते हुए। पहले तो हमारा कोई नैरेटिव नहीं है, हमारा नैरेटिव दूसरे मुल्क बनाते हैं। And it's a very interesting point. Why do you think we don't have a narrative? और उसको मैं कनेक्ट करूँ with identity crisis के साथ as well. इंडिया उसको पता है कि जी हिंदू मज़हब और RSS के साथ ज़ाहिर है वो एक है, ठीक है, सेकुलरिज्म भी है। हम लोग भी कन्फ्यूज नेशन, हमने पाकिस्तान बन गया, मुसलमानों के लिए बनना था, नई कायदे आज़म तो लिबरल थे, नई कायदे आज़म तो थोड़े से इस्लामी भी थे, वो शेरवानी पहन लेते थे। फिर उनकी 80s आया, ज़िया का दौर आया, शेरवानी वाली तस्वीरें हर जगह पे आ गई। मैं सारों को एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं इंग्लैंड से वापस आता था छुट्टियों पे, तो मैं वहाँ टर्की बहुत ज़्यादा आता था, बिकॉज टर्किश दोस्त थे, उनके घरों में ज़्यादा मैं रहता था। अब वहाँ
50-50 की तकरीबन रेशो है। आप सेक्युलर्स देखें ये और जो आपके दूसरी साइड है, बट हर घर में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट विच आई हैव ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट द डेकेड्स कि अतातुर्क की तस्वीर आपको मिलेगी हर जगह पे। अब अगर एट दिस पॉइंट इन टाइम अर्दोगान चाहे, जितनी उसके पास पावर एक ज़माने में थी, अभी भी एक हद तक है, वो उसको गायब कर सकता था, बिकॉज अतातुर्क ने जिस तरह मुसलमानों के साथ किया, या वो सारा भी आया सोफिया को कन्वर्ट किया, ईसाइयत का सारा कुछ उन्होंने एक सेव करके उसको रखा। तो उन्होंने एज अ नेशन डिसाइड किया कि यार ये हमारा लीडर है, जैसा भी था वी विल सेलिब्रेट। बट हमने कायद आज़म बेचारे को भी कंफ्यूज कर दिया। इलामा इकबाल का तो शायद अब बच्चों को आज के ज़माने में तो शायद किसी को भी नहीं पता। और वही वाली बात है, वो फिर कनेक्ट वही है ना कि वो नैरेटिव ही कोई नहीं है उसके साथ। सो हाउ लाइक व्हाट शुड वी डू अबाउट दिस रियली? जब मैं नैरेटिव की बात करता हूँ ना, तो मैं कायद आज़म और अल्लामा इकबाल से आगे की बात करता हूँ, क्योंकि ये सब तो किताबों में हमने पढ़ा है। नैरेटिव की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक रेज्यूमे होता है ना जो इंसान का। देखिए दुनिया में आप है ना, एवरी कंट्री, एवरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज़ अ जॉब सीकर इन फ्रंट ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। ये बात तो आप मानते हो। लेकिन जब आप जॉब लेने जा रहे हो और आपका रेज्यूमे वो लड़का बना रहा है जो जॉब आपसे ज़्यादा लेने चाहता है, तो आपको जॉब मिलेगी ही नहीं। आपका रेज्यूमे इंडिया बनाता है दुनिया में। आप नोट कर रहे हैं ये चीज़? हमें चाहिए अमेरिका से काम, हमें चाहिए यूरोप से काम। हमारा रेज्यूमे कौन बना रहा है? इंडिया। और इंडिया को भी वो जॉब चाहिए। तो किसको मिलेगी जॉब? उनको मिलेगी ना। तो सबसे पहले तो नैरेटिव देखिए, हमेशा है ना जंग होती है रिसोर्सेज के लिए, नैरेटिव भी बिल्ड होते हैं रिसोर्सेज के लिए। अगर यहाँ पे हर लड़के के पास एक डाला हो या सिविक हो और हर बंदा रेस्टोरेंट्स में हर वीकेंड पे जा रहा हो, पूरा पाकिस्तान, देन हम लोग गुड है, हमारा कोई मसला नहीं है, हम लोग रिलैक्स्ड हैं। वो रिसोर्सेज ही एक्सट्रैक्ट करनी है हमें दुनिया से, जिसके लिए हमें नैरेटिव बनाना है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमने क्यों ये कैनवस को ब्लैंक छोड़ा हुआ है इंडिया के फिल करने के लिए। और नथिंग रॉन्ग विद देम डूइंग इट। इफ आई वाज इंडिया आई वुड हैव डन इट टू। 100%। यार हम लोग जंग लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को हमें फ़ायदा पहुंचाना है, हमें अपने बंदों को डाले दिलाने, सिविक दिलानी है, तो वो अपने लिए सही कर रहे हैं। बट हमने क्यों खाली छोड़ा हुआ है? हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम लोग हमारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। मैं जिन मीटिंग्स में बैठता हूँ ना, वहाँ मैं देखता हूँ ये डिस्कशन ही नहीं है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है, ये एजेंडा का हिस्सा ही नहीं है बेसिकली। ये एजेंडा का हिस्सा ही नहीं है। ये सिमिलर है कि मैं जब NED यूनिवर्सिटी में जा रहा था तो BCIT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए सबसे कम परसेंटेज चाहिए थी। हम सो रहे थे उस वक्त, 15, 16, 17 साल पहले हम सो रहे थे। हमें यही नहीं पता था कि कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ानी है अपने बच्चों को। भाई कंट्री किससे बनती है? कंट्री कोई मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, कंट्री कोई एक्टर से थोड़ी बनती है, कंट्री कोई टिकटॉकर से थोड़ी बनती है। कंट्री बनती है उसके इंजीनियर्स से, उसके डॉक्टर्स से, उसकी इनोवेशन से, और फिर उसके एक्टर एंड में आते हैं जो इनोवेशन और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो आपकी नैरेटिव पोर्ट्रे करते हैं मार्केट में। तो हमारे पास नंबर 1 सॉर्टेड नहीं है। इंजीनियर्स, मेरे ख्याल है इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स नंबर 1 and 2 होता है। इंसान की जान, मेडिकल हेल्थ सिस्टम, और इंजीनियरिंग विच इज़ क्रिएशन ऑफ थिंग्स। नंबर 1 and नंबर 2 सॉर्टेड नहीं है। आप और मैं नैरेटिव की बात कर रहे हैं। Like let's say if I ask you, yeah, like when you go into the meetings and they ask you कि अच्छा यार साद क्या नैरेटिव हमें पाकिस्तान का क्या नैरेटिव बनाए, because you live there, you meet people there as well. What do you think our narrative could be like right now in this circumstances जो अभी है हमारे पास? मतलब हम चांद पे जाने की बातें वो नहीं, like practically like अभी भी जो है उस पे क्या नैरेटिव बन सकता है? पाकिस्तान का यूथ दुनिया का बेस्ट सेल्स यूथ है। Do you really believe that? I believe that with my entire heart. पाकिस्तान का जो यूथ है ना, उनसे अच्छे सेल्स वाले लोग नहीं हैं दुनिया में, पैदा ही नहीं हो सकते मुझे लगता है। क्योंकि मैंने ये अमेरिका में देखी है ये चीज़ कि हमारे यहाँ जो सेल्स की स्किल है ना, वो कोई नहीं कर सकता। और मैं एक बहुत बड़े सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मे बी 20-25% ऑफ पॉपुलेशन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भूख पाकिस्तान के यूथ को सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू, और उस भूख के चक्कर में ही हमें बेईमानी और झूठ और ये सब आ गया है। तो आप वो भूख एलिमेंट को अगर रिटेन कर लें किसी तरह, और वो बेईमानी और झूठ को एक्सट्रैक्ट हटा दें, वहाँ से एलिमिनेट कर दें, तो भूख
और सेल्स स्ट्रैटेजीज, परफेक्ट, लव इट, इससे अच्छा कोई है ही नहीं हमारे पास। हम एक चीज़ लैग करते हैं, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारे यहाँ जो हरासमेंट होती है, जो पॉर्न कंजम्पशन है, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, वो ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से हैं। तो उसमें हम दुनिया में भी बदनाम हो चुके हैं। आप जैसे देखते हैं कि मोस्ट पॉर्न कंज्यूमिंग नेशन, तो वो चीज़ में हमें ट्रेन करना है ह्यूमन साइकोलॉजी में। अगर ये एलिमेंट हमने डाल दिया तो हमारी कौम कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। आखिरी एलिमेंट जो मिसिंग है, और ये बहुत बड़ी वर्किंग क्लास तबके में ये मिसिंग है, वो है मनी मैनेजमेंट। हम लोगों को यही नहीं पता कि 10 रुपये कमाओ तो 5 या 6 रुपये खर्च करने हैं, 12 खर्च नहीं करने हैं। और ये बड़ी सिंपल बात है, सुनने में बड़ी सिंपल लग रही है आपको, लेकिन नहीं पता लोगों को। ये मसला है बहुत बड़ा। फाइनेंशियल लिटरेसी ओवरऑल बेसिकली। फाइनेंशियल लिटरेसी तो चलें, आप थोड़ा डीप माइक्रो इकोनॉमिक्स पे चले जाते हैं ना। हम तो सादी सी बात करते हैं कि अगर तुम 10 रुपये कमा रहे हो तो 12 खर्च नहीं करने। दूसरी बात नहीं बताते कि 6 खर्च करने हैं, 5 खर्च करने हैं, 8 खर्च करने हैं, 12 नहीं करने। अगर ये बात सिखा दी हमने, और हमने ह्यूमन साइकोलॉजी सिखा दी, और झूठ और धोखाधड़ी को आपकी स्मार्टनेस और इंटेलेक्ट नहीं समझा, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया में है ना, आप अभी जितने भी बिजनेसमैन से मिले हैं, मेरे साथ आए थे एक बिजनेसमैन, बाकी बहुत सारे लोगों से आप मिले हैं, जानते हैं, उन सब का एक फोर्टे है जो आप नोट करें, दे आर वेरी गुड एट सेल्स। Anyone who can articulate his ideas is going to become a very successful business person. अमेरिका में सेल्स वाले बंदे की बड़ी वैल्यू है, और वो बहुत, आप इलान मस्क का भी ले लें, he can articulate his ideas very well. दुनिया का सबसे वायरल बंदा एंड्रयू टेट, वो अपने आइडियाज़ को बड़ा अच्छा आर्टिकुलेट करता है। डोनाल्ड ट्रंप आज प्रेसिडेंट इसलिए है कि वो अपने आइडियाज़ को सेल कर सकता है। he can convince you that I'm better than this other president. And how can we like then lastly learn this skill? Because ठीक है, वो बचपन से तो नहीं आती, या जिसके पास है वो नेचुरली होगी, बट मतलब ठीक है, आपकी वेबसाइट है, कोर्सेज वहाँ जाके लें, इंटरनेट पे लोग देखें, बट व्हाट एल्स वी कैन डू, लाइक हाउ टू डेवलप ऑल दी स्किल्स? मैं थोड़ी डिक्टेटर स्ट्रैटेजीज बताता हूँ आपको। अब डेमोक्रेसी भूल जाएं 2 मिनट के लिए, मैं डिक्टेटर हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने जो इंटरनेट की जो फायर वॉल्स है ना, उसमें ऐसा कुछ करूँगा कि कंटेंट सिर्फ इंटेलेक्चुअल और एजुकेशनल बाईपास हो। स्टार्व कर दूंगा अपने लोगों को एंटरटेनमेंट से, भूखा बना दूंगा एंटरटेनमेंट का। उससे क्या होगा कि उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, उनको यही चीज़ सीखनी पड़ेगी। लेकिन मैं क्यों नहीं करता वो आज एज अ डिक्टेटर? मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो इनका ध्यान असल चीज़ों पे चला जाएगा, जिनसे मैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इनको एंटरटेनमेंट देता हूँ। एंटरटेनमेंट तो एक टूल है ना सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जब आप देखते हैं पीछे कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है ना, तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है टिकटॉकर की, आप नोट करना ही, या 3 to 1 पिल्ले आ जाता है अचानक से। तो ये बाई स्ट्रैटेजी है, बाई डिज़ाइन है। Okay. लेकिन मैं एज अ डिक्टेटर मैं स्टार्व कर दूंगा एंटरटेनमेंट से। मैं पॉर्न पे रिस्ट्रिक्शंस डालूंगा। मैं भी एक फ़हाद को ये बता रहा था कि फ़हाद ने मुझसे सवाल किया कि यार आदमी बड़ा डिप्रेस्ड है, यहाँ पे बड़े मसले हैं। अच्छा, मैं टेंजेंट पे जा रहा हूँ थोड़ा। आदमी बड़ा डिप्रेस्ड है, बड़े मसले हैं। मैंने कहा आदमी क्यों डिप्रेस्ड है भाई? तुम्हारे यहाँ की लड़की तो बाहर नहीं निकल सकती, कुछ ख़रीदने निकलती है, उसको 1000 टॉन्स, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर, उसके हंसने से लेके कपड़े पहनने तक, या वो किसी को कुछ बोल दे तो वो रॉन्ग सिग्नल ना ले ले, उसके ऊपर तो वो सारे प्रेशर्स हैं। तो हमें तो अपने लोगों को इस चीज़ पे भी रोकना है कि आप जो बाहर की मूवीज़ देख के या बाहर का कंटेंट देख के एक परसेप्शन लेते हो कि दिस इज़ व्हाट अ वुमन इज़, या दिस इज़ हाउ सोसाइटीज़ रन ओवरसीज़, पहले तो वो हटाना है। क्योंकि हम इसमें भी बड़ा बदनाम है, ये जो प्लेन में बैठ के जो वीडियोस बना रहे हैं लोग, हाँ, दुबई मॉल, ये हाँ ठीक है, इनको ये सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो देखते हैं कि कोई ब्लॉन्ड है, तो वो उनके दिमाग में ये आता है कि ये सही लड़की नहीं होगी। वहाँ बड़े रिस्पेक्टफुल कंजर्वेटिव्स लोग हैं भाई, वो उनके कपड़ों से जज नहीं करते हैं उनको। और इस पे भी मेरा चलो डिसएग्रीमेंट है, कपड़ों वाली बात पे आप उस पे नहीं जाते अभी। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हमें ह्यूमन साइकोलॉजी सिखानी है। और वो कैसे सिखाओगे? पहले तो आपके इंटरनेट पे फायरवॉल होगी। ये तो जहाँ से लीकेज है ना सबसे बड़ी, वो है आपके दिमाग को जो चीज़ें फिल कर रही है ना डेली बेसिस पे, और वो
बियॉन्ड रिपेयर हो जाएगा अगर रोका नहीं, और बहुत सारे लोगों का हो भी गया है बियॉन्ड रिपेयर। जो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप अगर नहीं दो ना एंटरटेनमेंट, वो मर जाएंगे, वो डिप्रेस हो जाएंगे और मर जाएंगे, वो बियॉन्ड रिपेयर हैं। लेकिन जो अभी बच्चा 14 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, मुझे अभी भी उम्मीद है उस पर। सबसे पहले तो मैं ये फायर वॉल डाल दूंगा। उसके अलावा हर चीज़ में डेमोक्रेसी और फ्रीडम है, कुछ भी बोलना है बोलो, नो प्रॉब्लम, आई एम चिल। Lastly, what are your personal sort of future goals be, or the challenges which you want to give it to your own self? अच्छा, बिजनेस एस्पेक्ट से पूछो तो मैं अभी एक नई कंपनी शुरू कर रहा हूँ इस पेट्रोलियम के नाम से। तो हम ऑयल बिजनेस में आ रहे हैं, और एज़ फार एज चैलेंज टू माई सेल्फ विच इज़ नॉट इन द बिजनेस डोमेन, मुझे एक बैलेंस ऑफ लाइफ क्रिएट करना है जिसमें मैं फैमिली को टाइम दूँ। और दूसरा, आई वॉन्ट टू टेक द ईच यूनिवर्सिटी टू द नेक्स्ट लेवल। मुझे उसको सर्टिफाई कराना है किसी फॉरेन एंटिटी से और पाकिस्तान से भी। तो कोई ना कोई टाइप की, जिसको मैं हुक कहता हूँ, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी, बट अफिलिएशन लेके आना चाहता हूँ जिसको एज अ हुक यूज़ करेंगे हम बच्चों को और इनकरेज करने के लिए, पढ़ने के लिए। And anything which you really want to learn in the next few years which you are not good at अभी? मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एटलीस्ट 10 टूल्स लर्न करने हैं, सीखने हैं। मुझे स्टॉक मार्केट में वाइट पेपर पढ़ने की स्किल और इन्हेंस करनी है अपनी। और कोई नया कॉइन आ रहा है क्रिप्टो में, तो मुझे वो उसके वाइट पेपर्स रीड करना और प्रीएम्प्ट करना, वो स्किल्स मुझे अपनी इम्प्रूव करनी है। जो चीज़ों में मैं देखता हूँ कि आई कैन बी बेटर, क्योंकि मुझे पता है कि इफ़ यू नो हाउ टू डू 2+2 एंड यू आर नॉट डूइंग 2+2 टू प्रैक्टिस इट, मेरा ख्याल है वो अपने आप से जुल्म करने के बराबर है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो और उस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे हो। How do you see the concept of power, like overall? Like in your mind, like what is power to you? Power is having authority, responsibility, and the will to do something without anyone's permission. And do you think you are using it correctly, या sometimes उधर मतलब मसला हो सकता है या हो जाता है? मेरी अगर आप एग्जांपल लें तो मैं ख़ुद को अक्सर रोक लेता हूँ कुछ चीज़ों में। मुझे कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिलता है ना, तो मैं खुद को ज़रा रोक लेता हूँ उस चीज़ में। मैं मैसेज पढ़ना छोड़ देता हूँ या कमेंट पढ़ना छोड़ देता हूँ, जिससे ये होता है कि यार अब थोड़ा फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ हूँ। और अगर मैं ना रोकूं तो मुझे लगता है कि मैं भी उस कमज़ोरी का शिकार हो सकता हूं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं पावर में आके। एंड हाउ डू यू ग्राउंड योरसेल्फ? अमेरिका करा देता है यार। अच्छा। ये अमेरिका ने इसमें, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि आप यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हो ना, तो 8-10 लोग आके पिक्चर खिंचवाते हैं। वहाँ बोलते हैं होगा भाई, अपने घर का होगा, वी डोंट केयर, और मैं इसको बीट करूँगा। वो लोगों की जहनीत है वो, विच इज़ गुड इन माई ओपिनियन। और घर वाले भी करा देते हैं। अभी एक बड़ा मज़ाहिया वीडियो मेरे दोस्तों ने मुझे भेजा था कि एक बंदा घर से निकल रहा होता है और उसकी पीठ पे चप्पल आके लगता है, फिर वो बाहर जाता है और लोग उसके साथ सेल्फीज़ बना रहे होते हैं। तो घर वाले तो मेरे कॉन्स्टेंटली मुझे रिमाइंड करते हैं, बेटा तुम्हें बेहतर करना है, या तुम्हें बेहतर बेटा बनना है, या तुम्हें बेहतर काम में बनना है अपने, और वो कभी ऊपर जाने नहीं देते। और इसमें एक और हेल्प होती है आपके दोस्तों की, क्योंकि वो आपको प्री फेम जानते हैं और प्री हैविंग द कॉन्टैक्ट्स जानते हैं। मेरे ख्याल ये लोग ग्राउंडेड रखते हैं। अब वो आपके अंदर है एज अ ह्यूमन बीइंग कि आप उन लोगों को कुछ ना समझो और फिर निकल पड़ो अपनी। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लोगों को मैं सीरियस लेता हूँ लाइफ में बहुत ज़्यादा। और वो कितने एक लोग हैं जिनकी लाइक यू रियली लिसन? 2 लोग हैं मेरी लाइफ ओके, जिसमें मैं कहूँगा कि जो वो कह रहे हैं वो सुनना है मैंने। वो गलत भी होंगे, मुझे सुनना है। मुझे सिर्फ इसलिए सुनना है कि वो करने से उनको ये फील होगा कि मेरी बात सुन लेता है। ये देखिए, इज़्ज़त है ना, ऐसी चीज़ होती है कि कुछ लोगों ने ना दुनिया में बहुत सारा पैसा बनाया होता है, कुछ लोगों ने दुनिया में बहुत ज़्यादा खुशी ली होती है, और कुछ लोगों के पास सिर्फ एक चीज़ होती है जिसको मैं कहता हूँ इज़्ज़त। वो उनसे ना छीनो, वो देते रहो। इवन तो तुम्हें पता है कि कभी वो गलत हैं, इज़्ज़त दे दो। तुम्हारे सिर्फ इज़्ज़त देने से, अगर ट्रांजैक्शनल भी दुनिया है ना, वो तुम्हें वो कुछ दे देगा ज़िंदगी में कि तुम बहुत आगे निकल जाओगे। एंड व्हाट डू यू थिंक लाइक विद योर पेरेंट्स, क्या ऐसी चीज़ है विच दे वांट टू चेंज इन यू नाउ? वक्त चाहते हैं वो कि वक्त दिया जाए और ज़्यादा, और दुनिया की इस कश्मकश में ना इन्वॉल्व हो जाए। जैसे मेरी जो वालदा है ना, वो कहती हैं बेटा सब कुछ छोड़ दो,
कितनी बार मुझे कहा गया इंस्टाग्राम डिलीट करो, अपने सोशल मीडिया डिलीट करो, छोड़ दो यार, क्या फ़ायदा है इस सब का। और कहते हैं कि दीन की तरफ आ जाओ कम्प्लीटली और फैमिली को टाइम दो, दैट्स इट। आर दे लाइक वेरी रिलीजियस या एक लेवल मीडियोकर जैसे एक नॉर्मल? मेरी मदर बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं और मेरे डैड बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। लेकिन वो लिबरल इस तरह है इन अ प्रैक्टिकल सेंस कि राइट एंड रॉन्ग को डिफाइन करना जानते हैं। तो वो किसी और रीज़न से कहते हैं सोशल मीडिया छोड़ दो, और मदर किसी और रीज़न से कहती हैं। बट क्यों नहीं छोड़ते आप? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट डू यू थिंक लाइक यू आर टेलिंग दिस स्टोरी टू योरसेल्फ? लाइक डू यू थिंक दैट ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक पूरी कहानी है, डू यू थिंक यू आर टेलिंग इट टू योर ओन सेल्फ टू बी देयर? देखिए, एक दफ़ा मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और मैं जिनके पास ट्यूशन पढ़ता था ना, उनको शहर से बाहर जाना था कोई शादियाँ वगैरह अटेंड करने। मैं उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। आज आप या मुझे दूसरे लोग जब ये पूछते हैं तो वो मुझे लगता है मुझे कह रहे हैं कि आपको जो दिन में 2000 मैसेज आता है, जिनमें से आप 50-40 को जवाब दे पाते हो, बात कर पाते हो, या आपके जहन में कोई ख्याल या कोई आइडिया आता है और वो आप किसी बच्चे को सिखा देते हो, या आप बाहर निकलते हो, बच्चा मिलता है, बोलता है यार मैंने आपकी वजह से काम करना शुरू कर दिया, अपना कमरा साफ़ करना शुरू कर दिया, या मुझे कभी कोई अचानक से कॉल आती है आउट ऑफ द ब्लू, नंबर भी मेरे पास नहीं है, कि साथ भाई आज मैं $3000 कमा रहा हूँ, आपने मेरे अंदर वो स्पार्क पैदा किया। क्या वो सब छोड़ दूँ मैं और शादी में चला जाऊँ और ये बच्चे फ़ेल होना शुरू हो जाएं? आपको नहीं लगता कि अल्लाह ने अगर थोड़ी सी भी जहानत दी है इंसान को, तो उसकी एक चलो अपनी पर्सनल वो ले लो, पर्सनल फुलफिलमेंट देख लो कि मुझे अच्छा फ़ील होता है ये सब करने से, लेकिन इसका बाय प्रोडक्ट ये है कि हज़ारों लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है। तो मैं उनके एग्ज़ाम के टाइम उनको छोड़ के चले जाऊँ, आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर। बट यू ऑल्सो थिंक ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो थोड़ा सा ईगो बूस्ट भी इससे मिलता है? बिल्कुल मिलता है, थोड़ा सा नहीं, वेरी क्लियर ऑन दैट। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ईगो बूस्ट मिलता है। जब आप गुजरते हो कहीं से, पीछे आवाज़ आती है ये आसमानी जा रहा है, आसमानी जा रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो बूस्ट मिलता है। लेकिन उस ईगो बूस्ट का बाय प्रोडक्ट ये है कि किसी का भला कहीं ना कहीं हो रहा है। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि मेरा फेम मोनेटाइज नहीं हो रहा किसी वे में, मैं कुछ बेच नहीं रहा किसी को, तो मेरा जो एजेंडा है वो तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि यार ये बंदा कुछ बेच नहीं रहा। अब आप ये सोच सकते हैं कि यार ये कल बेचेगा, परसों बेचेगा, जिस दिन मैं बेचूं उस दिन चले मैं आपका क्रिटिसिज्म सह लूँगा। आज तो मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है कि यार मैं एक बात करता हूँ, अगर उसको 2 मिलियन लोग सुनता है, तो उन 2 मिलियन में से अगर 20, 10 या 1 बच्चा भी अगर सही रास्ते पे निकल गया, तो क्या आपको लगता है कि ऊपर वाला मुझसे नाराज़ नहीं होगा अगर मैं वो काम छोड़ दूंगा सिर्फ इसलिए कि साथ भाई को सुकून चाहिए, आराम से टाइम देना है, रिलैक्स करना है? मेरा ख्याल है थोड़ा सा नाजायज़ बात है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ एंड्रू टेट? एंड्रू टेट अब तक, जब तक ये इंग्लैंड वाला इशू नहीं हुआ था जो मुस्लिम्स का, मैं बड़ा रिलीजियसली सुनता था कुछ उनके सब्जेक्ट मैटर को, जो कि स्टोइसिज्म पे बात करते हैं, जो मैनलीनेस पे बात करते हैं, या यंग बॉय बिकमिंग अ मैन वाले टॉपिक पे। बट कुछ चीज़ें हैं जिनमें मेरा डिसएग्रीमेंट है। सिमिलरली मैंने आपको कहा था मैं पर्सनैलिटी को फॉलो नहीं करता, मैं फॉलो करता हूँ बात को। तो एंड्रू टेट की फ़लस्तीन के बारे में मुझे लगता है कुछ गलत ओपिनियंस हैं। जो इंग्लैंड में इंसिडेंट्स हुए थे जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी गलत बात की उन्होंने अपने फेम के लिए। तो एंड्रू टेट इज़ नॉट अ फरिश्ता, उसने अपने फेम के लिए किया है जो भी किया है, मेजॉरिटी अपना कोर्स बेचने के लिए किया है, लेकिन वो कोर्स बेचने की जस्तजू में बहुत सारी बातें और बहुत सारे एक्शंस उसके ऐसे थे जिन्होंने हज़ारों लोगों का भला कर दिया। How do you like refine, like when you are listening to 8-10 लोग, जॉर्डन पीटरसन है, एंड्रू है, मे बी काफ़ी फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के भी लोग होंगे, बिकॉज जनरली इन पाकिस्तान व्हाट वी सी इज़ कि या तो ये है या तो ये है, लाइक देयर इज़ नो कि यार मैंने कोई इनसे जाके कोई रिश्ते तो नहीं बनाने, आप लाइक यू जस्ट गेट वन थिंग आउट ऑफ इट, गेट द नॉलेज एंड लाइक गो समवेयर एल्स। लाइक इट्स नॉट के इट्स अ नॉलेज, मतलब जब आप स्कूल जाते हैं तो टीचर से आप ये नहीं पूछते कि भाई आप शी हैं या आप सुन्नी हैं तो आप ये हैं वो हैं। सो लाइक डू यू थिंक लाइक व्हाट इज़ द राइट अप्रोच? मेरा ख्याल है बोथ साइड्स को सुनने की बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ की। एनी देसी, पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन दैट गोज़ टू अमेरिका, शुरू में दे एंड अप बिकमिंग अ डेमोक्रेट और समवॉट अ लिबरल। ठीक है,
अच्छा, इसकी दो साइड्स बताऊंगा. So any Pakistani, Indian, South Asian guy who goes to America, initially they become Democrats. सिर्फ मजाक में मैंने अचानक से टकर कार्लसन को सुनना शुरू किया. और वही रात वाला सीन है कि रात में उसका मैंने वीडियो लगाया और मैं सो जाता था. मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हुआ कि हमारी वैल्यूज़ से ये लोग ज़्यादा करीब हैं. चलो इनका प्रेजुडिस होगा, नफ़रत करते होंगे हमसे थोड़ी सी, लेकिन हमारी वैल्यूज़ से ज़्यादा करीब हैं ये. मैं आहिस्ता आहिस्ता रेड साइड पे आना शुरू हो गया. यानी डेमोक्रेट्स ब्लू साइड है और रेड साइड पे आना शुरू हो गया, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमसे ज़्यादा अलाइन करती हैं. सिर्फ एक दो वैल्यू पे मेरे डिसएग्रीमेंट हो गए. एक फ़लस्तीन इशू पे डिसएग्रीमेंट है, एक थोड़ा इमिग्रेंट इशू पे डिसएग्रीमेंट है. बाकी बाय एंड लार्ज दे आर वेरी सिमिलर टू अस इन वैल्यूज़. मैं अपने बच्चे को इनके बच्चे के साथ स्कूल में भेजना प्रेफर करूँगा कंपेयर टू द लिबरल्स. एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट. अच्छा, अब आते हैं एक और इकोनॉमिक साइड पे. ठीक है, हमने सोशल बात के लिए, अब इकोनॉमिक साइड पे आते हैं. जो भी बंदा स्कूल जा रहा होता है वो लिबरल होता है थोड़ा सा, वो कॉलेज जाता है वो और लिबरल बन जाता है. आहिस्ता आहिस्ता जब वो थोड़े से पैसे बनाना शुरू करता है ना, तो वो आपको कंजर्वेटिव बनता हुआ नज़र आना शुरू हो जाता है. यानी आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो भी डिटरमिन करता है कि आप कौन सी पॉलिसी और कौन सी साइड ऑफ पॉलिटिक्स पे जाओगे. एंड लाइक व्हाई? बिकॉज ऑफ योर टैक्सेस. Democrats, so not that you really believe, but it's a sort of a capitalist way of putting yourself rather than an ideology. No, it's a way of diverging funds. I would say if there's a huge system of healthcare and you're putting in millions of dollars in that system and they're not being used efficiently, वो अगर फैलाए नहीं जा रहे efficiently, तो आप ये सोचोगे यार मैं खुद ही 4 लोगों का इलाज करा देता हूँ जमा करके पैसे. तो जो डेमोक्रेट्स हैं ना, वो बोलते हैं कि एक सिस्टम बना देते हैं जिसमें सारा पैसा आने दो हर जगह से और गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाए उस बिज़नेस में, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ बिज़नेस. और फिर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी और एम्प्लॉय वेस्टेज और इनएफिशिएंसी में पैसे ज़ाया करे, कोई बात नहीं. लेकिन वही गवर्नमेंट तुम्हारे 30% टैक्स को 60% पे ले जाए, 80% पे ले जाए. तो मैं उस सिस्टम से एग्री नहीं करूँगा ना. जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता जाएगा, जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं बोलूँगा वो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, लाओ मुझे हिस्सा दो उससे. मनी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन. मैं उसको इस टर्म्स में नहीं, आप इसको थोड़ा सा है ना डाइसेक्ट करके देखें. मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो मैं ये सोचूंगा ये जो अमीर आदमी है ना, बड़ा ईवल आदमी है, इससे लो ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट और मुझे थोड़ा सा उसका हिस्सा दो. लेकिन जब मैं मेहनत करके अपनी जान लगा के खून पसीने से कमाना शुरू करूँगा, तो मुझे उस अमीर आदमी का एहसास होना शुरू होगा कि यार इसने भी तो जान मारी होगी, इसने शादियाँ छोड़ी होंगी, ये अपने रिश्तेदार की डेथ पे नहीं गया होगा, अपने फादर की डेथ पे नहीं पहुँचा होगा क्योंकि ये पढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था. तो आपको उसका एहसास होना शुरू होगा कि कितना मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना. और फिर उस मुश्किल से गुजरने के बाद आप बोलते हो ये आते हैं, तो ये जो लेज़ी लोग जो काम नहीं करना चाहते, लेटे हुए होते हैं, इनको मेरे पैसे दे रहे हैं, तो लेट्स बिकम अ रिपब्लिकन नाउ और रेड साइड पे आओ. क्योंकि उसकी जो टैक्स पॉलिसी है वो कहती है कि आप कैपिटलिस्ट सिस्टम में रहो और गवर्नमेंट को किसी चीज़ पे मोनोपोली ना हो, हर चीज़ कंपटीशन से हो रही हो. व्हाट डिड यू लर्न अबाउट मनी अभी तक? कुछ नहीं था, काफ़ी कुछ आ गया. Like, what is your ideology around money? And do you think your process of thinking about paisa have sort of evolved over time? Yeah. Money, when you don't have it, it's a tool to sustain. But money, when you have it, it's a tool to get what you want. Money सिर्फ एक टूल है वो चीज़ें हासिल करने के लिए जो आपको चाहिए जब आपके पास बहुत सारा हो जाता है. जब नहीं होता तो आपको मनी सिर्फ नज़र आता है उन चीज़ों के लिए जो आपके रहने, खाने पीने और बिल पे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. और जब आप अल्ट्रा वेल्थ के स्टेटस पे जाते हैं तो फिर पैसा इस्तेमाल होता है पावर एक्वायर करने के लिए. लोग पैसा कमाने के लिए बीमार होते हैं और फिर पैसा खर्च करके बीमारी ठीक करते हैं. एंड डू यू थिंक कि जो पैसे वाली गेम है, like what is the ultimate of that? Do you think ultimate is to go into a power corridors or to get access to power? I think most people are just playing the game. But what is the game? The game is
डूइंग समथिंग एंड इट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट, नेट पॉजिटिव। जैसे मुझे लोगों ने सवाल किया कि यार आपने माशाल्लाह अर्न कर लिया, आप चाहें तो बैठ जाएं रेंटल इनकम पे सर्वाइव करें, अपनी आराम करें, घूमें फिरें दुनिया, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। अब हम इसलिए करते हैं कि वी लाइक टू प्ले द गेम, एंड वाइल यू आर प्लेइंग द गेम, दुनिया की डायनेमिक्स ऐसी है कि आपसे और मनी वाले लोग कनेक्ट होते हैं, और जो मनी वाले लोग होते हैं ना वो बहुत बच्चे जैसे होते हैं, छोटे बच्चे जैसे होते हैं। उनकी कॉन्वर्सेशंस बड़ी स्टूपिड होती हैं कि तेरे पूल से ज़्यादा बड़ा मेरा पूल है। लाइक रियली? ट्रू स्टोरी, बाय द वे, ट्रू स्टोरी, नाम नहीं लूँगा। पाकिस्तानी और गोरा? पाकिस्तानी। गोरा कभी ऐसी बात नहीं करता, गोरा बोलता है मेरा हेज फंड ज़्यादा बड़ा है। तो जो अमीर और बड़े लोग होते हैं ना, बहुत बच्चे होते हैं इस मामले में, पैसे के मामले में। तो वो फिर गेम अनाओं की बैटल वाला गेम हो जाता है, अपनी बात मनवाने वाला गेम हो जाता है। मुझे कौन इंट्रोड्यूस करेगा और तुम्हें कौन इंट्रोड्यूस करेगा, मुझे कौन पहचानेगा और कौन नहीं पहचानेगा, वो वाला गेम हो जाता है। अल्टीमेटली इट्स ऑल जस्ट अ गेम। जो आप कहते हैं ना क्यों, इसके क्यों का कोई जवाब नहीं है, इट्स ऑल जस्ट अ गेम। अब बट किस किस्म की गेम्स हैं जो डिफरेंट लोग खेल रहे हैं जो आपके सामने अभी तक आई हैं? बिकॉज एक गेम नहीं होगी आपकी, प्रॉब्ली गेम अलग है, दो और लोग हैं उनकी नाम अलग लेना है। प्लीज, मतलब लाइक आई डोंट नो अ लॉट ऑफ लाइक उस जब तरह। तक आप नाम नहीं लेंगे मैं खुल के बात नहीं कर सकता। लेट्स से व्हाट इज़ द गेम जो जरदारी प्ले कर रहा है, व्हाट इज़ द गेम आसिम मुनीर प्ले कर रहे हैं, व्हाट इज़ द गेम इमरान खान इज़ प्लेइंग, देन व्हाट इज़ द गेम साद इज़ प्लेइंग। सो हर किसी की गेम अलग अलग है। अच्छा, जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, उनकी गेम डिफाइंड है, और आपके सामने डिफाइंड है। लाइक दे इनटू पॉलिटिक्स, दे वांट टू एक्वायर द हाईएस्ट पोजीशन, दे वांट टू बी डिसीजन मेकर्स, दे वांट टू मेक श्योर कि thousands of people's life are impacted by whether it's positive or negative by their decisions. नहीं, लेकिन उनमें से भी तो कुछ ने कर लिए ना। अब जरदारी साहब हैं, वो कर चुके हैं, वो एक दफ़ा नहीं, वो दिहाइयों उन्होंने वो पावर कर लिया। सो देन व्हाट इज़ द गेम विच दे आर प्लेइंग अब, और इज़ इट जस्ट टू सस्टेन दैट गेम? सस्टेन करना है और बच्चों को पास ऑन करना है ना। सो जाएंगे तो कोई और उठ जाएगा, सो नहीं सकते ना, कोई और गद्दी ले लेगा। और ये चीज़ बिज़नेस में भी है कि अगर आप रुक गए तो हज़ारों साद आशमानी रोज़ 18 साल के होते हैं। तो अगर इफ़ यू स्टॉप देयर गोना कैच ऑन सूनर और लेटर। और बिजनेसमैन का प्रॉब्लम ये है कि वो बड़ा कंपेटिटिव होता है। जो आपने दिमाग के सोने की बात की थी ना, दिमाग इसीलिए नहीं सोता कि आप बड़े कंपेटिटिव होते हैं। इसलिए नहीं कि आपको एक और चिकन टिक्का खाना है, इसलिए कि मेरे पास चिकन टिक्का ख़रीदने की ताकत हो और मैं उसे बांट दूँ। बट डू यू अफ्रेड ऑफ लूजिंग ऑल ऑफ इट? No, I'm not afraid of losing all of it. I'm afraid of the fact that अगर मेरा दिमाग वैसा नहीं चला दोबारा, और मैं दोबारा चीज़ कलेक्ट नहीं कर पाया, दोबारा ये रिसोर्सेज या कुछ क्रिएट नहीं कर पाया, मैं उससे अफ्रेड होता हूँ, मोहताजी से अफ्रेड होता हूँ। और इंसान की जब एज बढ़ती जाती है ना, तो उसको नज़र आना शुरू हो जाता है कि अल्लाह ने ये लिमिटेशंस रखी हैं इंसान में, उससे डर लगता है क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है। What do you think of the Pakistani establishment? Like, what's your point of view around that? पॉजिटिव बताऊँ या नेगेटिव बताऊँ? दोनों। अच्छा, पॉजिटिव ये वेरी डिसिप्लिन्ड, द ओनली पीपल दैट आर वर्किंग, एंड आई मीन द ओनली पीपल दैट आर वर्किंग, द ओनली पीपल बिकॉज ऑफ whom वी हैव अ कंट्री। नेगेटिव ये है कि वो ज़िद्दी हैं थोड़े बात अपनी मनवाना चाहते हैं, जो कि अक्सर सही होती है, लेकिन मनवाने का तरीका गलत होता है। And why do you think that is the reason? आपको पॉडकास्ट बंद करवानी है अपनी? But like जिद्दीपन, do you think it's because of the institutional style? देखें मेरे एक, अच्छा मैं थोड़ा सा, Or is it like maybe an ego? मैं बात घुमा नहीं रहा, मैं एक कहानी पे चले जाता हूँ। मेरी दादी के बड़े भाई थे, सबसे बड़े, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनकी वजह से हज़ारों घर चलते थे, और अभी भी शायद चलते हों, मैं पता नहीं हो। वो मिजाज के बड़े सख्त थे, बड़े गुस्से वाले थे। मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट मुझे याद है, उन्होंने बेवजह मुझे थप्पड़ मार दिया था, कोई वजह नहीं थी, लेकिन वो दिल के बड़े अच्छे थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छाइयाँ की। देखें, जब बंदा सुबह शाम मुश्किलें देख रहा होता है ना, इस बॉर्डर पे मुश्किल, उस बॉर्डर पे मुश्किल, यहाँ से अटैक, वहाँ से प्रॉब्लम, यहाँ नैरेटिव की वॉर, ये वो चिड़चिड़ा हो जाता है थोड़ा।
फिर वो जो उसको आपको है ना, आपका बेकार का वो रोना है ना, छोटा प्रॉब्लम लगता है, और उसमें वो ऐसे ऐड कर जाता है कि शायद उसको आपकी परवाह नहीं है। लेकिन अभी भी जो सिस्टम चला रहे हैं ना, जो डिसिप्लिन, जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेरे जो दोस्त हैं करीबी, मुझे लगता है इनसे ज़्यादा अमेरिका में मैंने इतने डिसिप्लिन लोग नहीं देखे जितने डिसिप्लिन ये लोग हैं। Okay. तो मेरा ख्याल है हमें सिर्फ अपने मुल्क के लिए उस दादी के भाई को एक्सक्यूज़ करना चाहिए कि उनका गुस्सा इसलिए है कि वो इतने सारे लोगों का घर चला रहे हैं। सही है, उनको मिठाई खाने का भी शौक़ है, उनको बिरयानियाँ भी चाहिए रोज़ अपनी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चला रहे हैं ना सिस्टम। अगर एक बंदा 1000 लोगों से ज़्यादा काम कर रहा हो और वो सिर्फ ये डिमांड करे कि यार मुझे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनने हैं और मुझे अच्छी गाड़ी चलानी है, मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझसे ज़्यादा कोई बात ना करे, फेयर गेम, राइट? नहीं, लेकिन लोगों का परसेप्शन ये है ना कि वो जो 100 लोगों को खाना खिला रहे हैं वो इसलिए खिला रहे हैं कि अगर एक और बंदा आके खाना खिलाने लग गया तो हमारा जो है वो पोर्शन कम हो जाएगा। सो लाइक लूजिंग दैट पावर, बिकॉज सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो ये होता है कि यार आप डेमोक्रेसी चलने दें, या डेमोक्रेटिक जो भी फोर्सेस हैं, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, वट एवर, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डेमोक्रेटिक सपोजिटली कंट्री, वो भी 100% डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो वो वाली तनकीद तो एक आती है कि अच्छा 2 बातें क्लियर कर लेते हैं। पहले तो मैं किसी को फरिश्ता नहीं कह रहा, नंबर 1, मैं डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ और मैं पॉजिटिव्स बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत मायूसी है बाहर, मुझे मायूसी नहीं फैलानी फर्दर। अगर बोलेंगे तो मेरे पास मायूस करने वाली बहुत बातें हैं, पॉडकास्ट बंद करने के बाद कोई ना कोई खुदकुशी कर लेगा, ऐसा नहीं करवाना हमने। जितने भी लोग हिस्ट्री में आए हैं ना, एक तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने लूज एंड्स दिए, कहीं ना कहीं उन्होंने लूज एंड्स दिए, वो ट्रू प्रोफेशनल्स नहीं थे, जिसकी वजह से कहा कि भाई आप ज़्यादा टेर नहीं रुक सकते। एक ये एस्पेक्ट है मेरी नज़र में। दूसरा ये एस्पेक्ट है कि कभी कभी है ना, पावर को डिवाइड करना पड़ता है सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो वो चीज़ तो आप और मैं जानते हैं कि पावर फैलाया हुआ है और बड़ा बाय डिज़ाइन फैलाया हुआ है, क्योंकि सब चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, सिस्टम को। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही या गलत है, मैं कह रहा हूँ ये माइंडसेट हो सकता है जिसकी वजह से आप जो देख रहे हैं वो हो रहा है, और इसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हम फुली कि भाई ये सही तरीका है। अभी आप अमेरिका का हाल देखो, तो अमेरिका में सॉर्ट ऑफ आप कहोगे डिक्टेटरशिप टाइप का टाइम है ना, या ट्रम्प बोलता है मुझे करना है और करना है। तो क्या उनकी आवाम नाखुश नहीं है? मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ भी बहुत क्राइम है, क्या वहाँ मसले नहीं हैं? मसले सब जगह हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है ना, वो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है बेस्ड ऑन वो कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा क्या डिसीजन लेगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग नॉलेज एक्वायर करने में, ख़ुद को इम्प्रूव करने में और बाहर से इनकम अर्न करने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है अपने लैपटॉप पे बैठ के। जो इतनी बड़ी यूथ की हम ब्रैगिंग करते हैं कि बहुत बड़ी यूथ है, तो बहुत बड़ी यूथ है तो उसको कंप्यूटर चलाना भी आता है, क्योंकि पॉर्न तो बड़ा भरपूर देख रही है ये यूथ। तो क्यों ना ये बाहर से अर्निंग करने वाली चीज़ें सोचे, रादर देन ये सोचे कि यार डिक्टेटरशिप है या हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कंट्रोल्ड है। डू यू थिंक इवेंचुअली पाकिस्तान में एक स्टेबल हुकूमत कभी आएगी, या डू यू थिंक, और अगेन आई एम नॉट लाइक आस्किंग इन अ कॉन्ट्रोवर्शियल वे, लाइक जेन्युइनली, बिकॉज नाउ यू हैव मेट विद प्रॉब्ली मिलिट्री से भी मिले होंगे आप, गवर्नमेंट वाली साइड से मिले होंगे, या मे बी दिस इज़ द सिस्टम जो इज़ वर्किंग वेल फॉर अस, बिकॉज पूरी डेमोक्रेसी आ गई तो शायद वो भी ना चले, या शायद वो उस लेवल के कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, और पूरी ज़ाहिर है अब ये भी नहीं होगा कि डिक्टेटरशिप पूरी आ जाए। सो इसी तरह का ही कुछ सिलसिला चलता रहेगा। दिस सिस्टम इज़ वर्किंग वेल फॉर सम पीपल एंड इट्स नॉट वर्किंग वेल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। और मुझे लगता है हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो लोग सिस्टम के चेंज होने का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी इंप्रूव करने के लिए, वो वेट करते रहेंगे काफ़ी टाइम। एंड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम यू वांट? यार मेरा बिलीव है, और बड़ा कंट्रोवर्शियल टेक है, पाकिस्तान में पाकिस्तान जैसा मुल्क और जैसी यहाँ की आवाम और जैसे लोग हैं ना, जो रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि सिग्नल पे कोई नहीं रुकता, विच इज़ आपका पहला साइन है।
पीपल डोंट टेक नो फॉर एन आंसर, बहुत परसिस्टेंट हैं। मेरा ख्याल है यहाँ डंडे वाली अथॉरिटी ज़रूरी है, और मुझे लोग बहुत गालियाँ देंगे इस चीज़ के बाद, लेकिन भाई हम लोग अभी रिसेंटली जब मैं ह्यूस्टन में था, यार आप मुझे मरवाएंगे, अभी रिसेंटली जब मैं ह्यूस्टन में था तो पाकिस्तानी एक इल्लीगल गैम्बलिंग ऑपरेशन चलाते हुए पकड़े गए। Okay. और पिछले 5-8 साल से चला रहे हैं। अब ऐसे मुल्क जहाँ दुनिया की हर अपॉर्चुनिटी है, आपकी गाड़ी हमेशा एसी वाली होती है, आप खाने हमेशा बेस्ट से बेस्ट खाते हैं, आपको बेस्ट न्यूट्रिशन, बेस्ट ड्रिंक्स मिलते हैं, बेस्ट लाइफ है, आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है बिजली जाने की। हाँ, घर में हाउस हेल्प नहीं आती होगी, चलो खुद काम कर लेते हैं थोड़ा सा अपना। उस मुल्क में भी हम करप्ट हैं। But for them that was a business as well, ना? नहीं, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। डंडे की ज़रूरत है बहुत सारे लोगों को फितरतन, और हमारी मेजॉरिटी ऐसी है जो अपने आप को होशियार समझती है, उनको डंडे की ज़रूरत है। जिनको डंडे की ज़रूरत नहीं है ना, उनको तो हम चे कहते हैं इस मुल्क में, उनको हम बेवकूफ़ कहते हैं। आप नोट करें ना, जो सीधा आदमी है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, यानी सीधा ना होना इज़ कामयाबी। और वो जो कामयाबी है ना, वो ग्रेटर गुड के लिए अच्छी नहीं है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए अच्छी नहीं है। लोग सेल्फिशनेस में आगे तो बढ़ जाते हैं। आप गाड़ी देखें, जब गाड़ी चल रही होती है कोई रोकता नहीं है गाड़ी, सबको जल्दी होती है, हॉर्न पूरे मारे जाते हैं, लाइट्स ऑन की जाती हैं बंदे को हटाने के लिए। जो डाले पे हो वो ज़्यादा टोर में होता है, जो छोटी गाड़ी में है वो थोड़ा झुक जाता है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे सख्ती की ज़रूरत है। और हम बोलते हैं कि दूसरे मुल्कों में सख्ती नहीं है, दूसरे मुल्कों में सख्ती है। और जिस मज़हब का हम बहुत बड़ा झंडा उठाते हैं और हम बोलते हैं कि हम एक इखलाक वाली कौम है, हमारे पास तरबियत है, उनके पास तरबियत नहीं है, हमारे पास माँ है, उनके पास माँ नहीं है, वो मज़हब ही आप पे सख्ती की बात करता है कि आप पे सख्ती होनी चाहिए, आपका हाथ कटना चाहिए अगर आपने चोरी की है तो। छोटी चोरी बड़ी चोरी, वो आप ही ने बात की थी ना, चोरी तो चोरी है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ ज़रूरत है, और मैं वो वर्ड डिक्टेटरशिप वाला यूज़ नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ यहाँ डंडे की ज़रूरत है, यहाँ बहुत सख्ती की ज़रूरत है। और वो सख्ती वही वाला थप्पड़ होगा जो मेरे उस टीचर ने मारा था जिससे मैं आज भी राब्ते में हूँ। बाद में लोग बोलेंगे सही हुआ, सोसाइटी के ग्रेटर गुड के लिए। शायद इसमें कोलैटरल डैमेज हो, 10,000 20,000 फैमिलीज़ उनके धंधे बंद हो जाएं, लेकिन ग्रेटर गुड के लिए ज़रूरी है। आप थ्योरी ऑफ ग्रेटर गुड तो आप पढ़ते होंगे ना, कि अगर एक ट्रेन आ रही है उसमें एक बंदा मर रहा है और दूसरी ट्रेन आ रही है उसमें 5 बंदे मर रहे हैं, तो आप और मैं 5 को बचाएंगे ना। इंटरेस्टिंग। What is the last advice which you want to give to Saad Hashwani? वैसे ये लास्ट ही एडवाइस होगी जो बातें की हैं आपने इसके बाद। लास्ट एडवाइस टू माई सेल्फ, नॉट लाइक लास्ट उस तरह लास्ट, बट लाइक व्हाट एडवाइस आपने यहाँ गन रखी हुई है, चलने वाली है पॉडकास्ट एंड होते ही। लास्ट एडवाइस टू माई सेल्फ वुड बी कि कभी कभी फ्लेक्सिबल हो जाओ, रिजिडिटी छोड़ दो थोड़ी सी। हाँ, कभी कभी फ्लेक्सिबल हो जाओ। और ये मैं बिजनेस सेंस में नहीं कह रहा, मैं फैमिली सेंस में कह रहा हूँ। फैमिली कभी कभी कुछ चीज़ें कहती है जो, उसमें भी मैं वही एलिमेंट ले आता हूँ रिजिडिटी का। मेरा ख्याल है उसका नुकसान होता है, क्योंकि दिल दुख जाता है तो वो ज़ख्म जाता नहीं है। हम लोग आपको कभी देखेंगे शाहिद अनवर के साथ बैठे हुए? मुझे अगर वो मुश्किल में होगा या उसके पेरेंट्स के ऊपर बात आएगी तो मैं ज़रूर बैठूंगा उसके साथ। अभी ये आपने फ़नी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। हमारे एक दोस्त होते हैं, यूट्यूबर हैं, वो जाने वाले थे शाहिद के पास पॉडकास्ट करने, और वो मेरे साथ काफ़ी टाइम तक थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कर लूँ। मैंने कहा जाए कर लें आप पॉडकास्ट। मुझे कोई पर्सनल इशू नहीं है उनकी शख्सियत से, मुझे इशू है जो उन पे यहाँ FIR है उससे इशू है, जो वो कौम के गरीब लोगों को मायूस करता है, और जो ऑलरेडी दुनिया से थके हुए लोग हैं, सुसाइडल लोग हैं। जो आप देखें बुज़ुर्ग, एक 60 साल का आदमी रेहड़ी चला के फ्रूट बेच रहा है, वो ऑलरेडी मायूस है। एक लड़का, उसके पास स्कूल देने की उसके माँ बाप के पास फ़ीस नहीं है, वो कॉलेज नहीं जा पा रहा,
वो 20-20 दिन 30-30 दिन एक ही पैंट पहन के वो काम पे जाता है। जब आप उसको मज़ीद मायूस करते हो और कोसते हो ना, तो ये मोटिवेशन नहीं है, ये आप जीते जी मार रहे हो किसी को। लेकिन उनका भी, जैसे आपने शुरू में कहा कि ये जो मैं शशके करता हूँ सारे, ये एक हुक है विच आई ट्राई टू डू। और शाहिद की भी कुछ पॉडकास्ट जो मैंने सुने जो ज़रा सीरियस, जो बाहर उन्होंने गुफ्तगू, उसने भी यही कहा कि यार मैं ये नहीं कोई नफ़रत चाहता हूँ, मैं एक जैसे बाप होता है कि वो थोड़ा सा कोसता है आवाम को कि यार ये सीधे रास्ते पे आ जाएं। मतलब मैं साथ साथ चीज़ें सिखा भी रहा हूँ, लाइक दिस इज़ माई वे ऑफ मोटिवेटिंग पीपल। देखिए, बाप $300 का कोर्स नहीं बेचता अपनी औलाद को, आप एजेंडा देखें। मैं हुक्स को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। कल सुबह मैं अपना $300 का कोर्स लाऊं और सबको गालियाँ दूं, मेरा कोर्स बहुत बिकेगा। आप मेरा एम देखें, अगर मेरा एम कंट्रोवर्सी बनाना, वायरल होना और प्रोडक्ट बेचना है, तो फिर मैं अपने आप को बाप और टीचर क्लेम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ प्रोडक्ट सेलर हूँ, विच इज़ नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, प्रोडक्ट बेचो, कोई मसला नहीं है। कोसो ना लोगों को, अगर कोई खुदकुशी कर ले, जैसे उन्होंने मौलाना से लड़ाई कर ली, तो वो आई थिंक द एजेंडा इज़ क्लियर। अब वो ये जो क्लेम्स करता है ना, वो फॉलो करता है वेस्ट में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उसको फॉलो करता है वो। उसका जो मैं पूरा थीम देख रहा हूँ ना, वो वेस्ट के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना है कि अल्टीमेटली आके आप वो बन जाओ कि मैं तो कौम के लिए कर रहा हूँ, मैं तो बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ। रॉन्ग नंबर है वो। और अभी आपकी इसी बात से कनेक्ट करते हुए आपने जो कहा था, मैंने अभी अपने दोस्त वकार को कहा कि वकार ज़का इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने दोस्त वकार को कहा कि ये अभी एक यूट्यूबर है जो बड़ी मुश्किल में है। तो मैंने कहा कि मैं उनकी वालदा की तस्वीर देखता था बार बार यूट्यूब पे, कि ज़ाहिर है किसी की भी माँ डिज़र्व नहीं करती कि उसकी औलाद के एक्शन से वो तकलीफ़ में आ जाए फैमिली। तो मैंने कहा कि हम जो कर सकते हैं हम सपोर्ट करें और दुआ भी करें उनके लिए। लेकिन वहाँ उनकी आना है, उन्होंने कहा कि नहीं साद भाई, तो उन्होंने तो हमारे ख़िलाफ़ बड़ी बातें की हैं। तो भाई, जब तुम गलत थे तुम्हारे ख़िलाफ़ बात की, जब तुम सही होगे तुम्हारे अच्छे के लिए बात करेंगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है 2 टके के यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स को इवन एंगेज करने की या बात करने की। फ़ेम हासिल करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत आसान है फ़ेम हासिल करना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो सही को सही कहना जानता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ। तो उसमें अगर किसी को बुरा लग जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई पर्सनली मिलेगा, लेट इट बी शाहिद, डकी और रजब और एनीवन, आई विल गिव देम रिस्पेक्ट। आप मुझसे अच्छे से मिलेंगे, मैं आपसे अच्छे से मिलूँगा। हमारा प्रिंसिपली डिसएग्रीमेंट है। मैं आपकी ज़िंदगी की दुआ करूँगा, आपकी सेहत की दुआ करूँगा, मैं मारना नहीं चाहता आपको। मेरे पास प्रिंसिपली डिसएग्रीमेंट है ना, और आप भी डिसएग्री करो, आप बोलो कि यार आपका अंदाज़ ठीक नहीं है, मैं मान लूँगा, कोई बात नहीं, आपका ओपिनियन है, इट्स नॉट गोना चेंज। लेकिन Saad, thank you so much for taking the time out. What did you learn in today's podcast about yourself and generally about this discussion before we close? And our yesterday roundtable, जो अलग-अलग episodes आएंगे? देखिए, आपसे बात करने के बाद, एंड आई एम नॉट शुगर कोरिंग दिस, आपसे बात करने के बाद ये समझ में आया कि पाकिस्तान में किसी और को पॉडकास्ट करना नहीं आता। नहीं, इतना भी नहीं है, ये ज़रा ज़्यादा है। ये आई मीन इट फ्रॉम माई हार्ट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉडकास्टर, मैं सबसे पहले बैठा था उसके पास। दे डोंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड नो शॉट अगेंस्ट देम। हम स्किल की बात कर रहे हैं ना, किसकी स्किल अच्छी है, किसकी स्किल अच्छी नहीं है। दिमाग के अंदर घुसना अगर किसी को आता है ना, वो आपको आता है। तो आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय द सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस। और सब चीज़ें आपने ऑन स्पॉट पूछी हैं, तैयारी करके आए हुए हैं आप काफ़ी ज़्यादा। और वो पीछे जो नोट टेकर है उसने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है। Yes. उन्होंने बड़ा इम्प्रेस किया है मुझे, क्योंकि इतनी प्रोफेशनल टीम मैंने किसी की देखी नहीं है। ये पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है पीछे। लोग, मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो उनको हंसी भी आ जाती है, उनको वो शायद इन्जॉय कर रहे हैं या वो मज़े ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो ओवरऑल आई लर्नड अ लॉट अबाउट हाउ पॉडकास्ट आर कंडक्टेड। अब अपने आप के बारे में मैंने ये चीज़ समझ ली है कि अगर मुझसे कोई कुछ बुलवाना चाहे और मैं उसे ना बोलना चाहूँ, मैं फिर भी बोल देता हूँ अगर सवाल किया जाए। Interesting. नहीं, thank you so much. And I think it was actually very fun conversation because normally जब भी मैं normal days के अंदर podcast करता हूँ,
क्योंकि पूरा दिन आपने बिजनेस भी करना होता है, काम करना होता है, रात को यू आर जस्ट टू टायर्ड, तो आप कहते हो यार बस ठीक है 40-50 मिनट, आई थिंक अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, बट कल भी हम मेरे ख्याल से कितना 1.5 घंटा ऑलमोस्ट बैठे हैं, आज भी कोई 1.5 घंटा, तो इट वाज क्वाइट फन, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन अगेन वेरी सून। लाइकवाइज, आप यूएस आए इंशाल्लाह, वहाँ पे करेंगे पॉडकास्ट। इंशाल्लाह, यस, फॉर श्योर, फॉर श्योर। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।